सर वो पिछले दिन वाला रिकॉर्डिंग आपने नहीं दिया था। अच्छा, स्वीकृत को नहीं मिला था। ठीक है स्वीकृत, आपको मैं भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा आपको। ठीक है, बस आप व्हाट्सएप में पिन कर दीजिएगा ना एक बार। अगर किसी को भी क्लास का रिकॉर्डिंग चाहिए ना, जस्ट एक बार व्हाट्सएप में पिन कर दीजिएगा। फोन करने की भी जरूरत नहीं है कि सर क्लास, ठीक है, लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा। सर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप में सब डाल दीजिए, वही अच्छा रहेगा। ठीक है, बना लूंगा अभी तो स्टार्ट हुआ है, मैं बना लूंगा धीरे धीरे। ठीक। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है ना सबको? मैसेज गया ना रिकॉर्डिंग का? सुमित, शिवम? हाँ सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ओके ठीक है। अच्छा, गुड इवनिंग सर, आप सबको फिर से गुड इवनिंग। तो बेसिकली ये कल क्लास होने वाला था, बट कल ड्यू टू 1 जनवरी हम लोगों ने क्लास नहीं कर पाया, बिकॉज बहुत लोग बोला सर आज 1 जन है, तो इसलिए मैंने इसको पोस्टपोन करके आज रखा। ठीक है, ऐसे स्वागत बाबू को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था टाइम को लेके, तो इसलिए थोड़ा सा लेट भी जब मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नो इशू। तो म्यूचुअल फंड डिस्कशन चल रहा है। तो म्यूचुअल फंड में अभी जो डिस्कशन पॉइंट में हम लोग अभी है ना, दैट इज पर्सनल फाइनेंस। ओके, मतलब जब तक पर्सनल फाइनेंस नहीं समझेंगे प्रॉपरली, तो तब तक म्यूचुअल फंड का कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, मतलब म्यूचुअल फंड इज बेसिकली व्हाट, सिंपल है कि हमें किसी ऐसा जगह में अपना पैसा को इन्वेस्ट करना है जहां से मेरा फंड ग्रो हो, वो भी प्रॉपर बैलेंस के साथ। इन सिंपल ही है ना, कि मैं अपना पैसा या कोई भी इन्वेस्टर अपना जो भी जमा हुआ उसका पैसा है, जिसका जैसा इनकम है, उसको एक ऐसा फंड में जमा करना है जो धीरे धीरे ग्रो करेगा, वो भी प्रॉपर बैलेंस के साथ। तो इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे म्यूचुअल फंड रिलेटेड एक बार मैं जस्ट ऐसे इमेजिन कर रहा था, तो सोच रहा था कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली अगर किसी भी इंसान को जो कुछ नहीं समझते, अगर उसे म्यूचुअल फंड 2 मिनट में समझा जाए तो ये म्यूचुअल फंड है क्या। तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा स्टोरी घूम रहा था कि जैसे आप लोग पॉन्ड देखे हैं, पॉन्ड मतलब कोई भी तालाब जहां पर फिश भी होता है, मतलब मछली होता है। तो म्यूचुअल फंड से मेरे को ना एक फिश का नॉलेज, मतलब कॉन्सेप्ट मेरे को दिमाग में चल रहा था कि म्यूचुअल फंड इज लाइक एक तालाब जैसा, जिसको बंगाली में बोलते हैं ना पुकुर। हाँ सुमित, बंगाली ते की बोले हमरा, पुकुर बोली तो तालाब के पुकुर, तो जस्ट लाइक अ तालाब। तो अब फंड क्या है, ऐसे ही एक तालाब है म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर जैसे तालाब में क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ फिश होता है। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ फिश होता है। जैसे अगर मैं सबसे मतलब जो भी, जैसे माने कि रोहू, कतला, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, बंगालीज बड़ा फॉन्ड होते हैं फिश का। तो और भी है मागुर, लैठा, देयर आर वेराइटीज ऑफ फिश, ऊटी, लॉट्स ऑफ। नाउ क्वेश्चन क्या है, मैं आपको फिश का क्लास थोड़ी ना समझा रहा हूँ, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि इसका डिफरेंट फिश का मार्केट में डिफरेंट प्राइस है। हाँ सुमित, मान के तेरा ही अपना तालाब है और तू उसमें फिश का जो चारा है वो डाला, फिश बड़ा हुआ और फिर मार्केट में सेल करना है। अब तूने कातला का चारा डाला, बीज डाला, तूने मागुर का भी डाला, लैठा का भी डाला, पूटी का दिया, चितल का दिया। इलिश तो होता नहीं है तालाब में, इसलिए मैं इलिश का नाम नहीं ले रहा हूँ, हिलसा। ऐसे सबसे महंगा तो वही मार्केट में आ जाता है। सही बोल रहा हूँ ना सुमित? मेरे को फिश का उतना नॉलेज नहीं है, पर थोड़ा बहुत जितना है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ पॉइंट इज दैट कि मार्केट में जब तेरे को सेल करना हो, बेसिकली तेरा रिटर्न कमाने का जब टाइम आएगा कि भाई अभी फिश मेरा मार्केट में सेलेबल हो गया है, अब इसको बेचना है, तो जो कौन सा फिश हमें कितना रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, दैट इज माई रिटर्न कॉन्सेप्ट, है ना, जिसके लिए इन्वेस्टर तरस जाते हैं कि भाई मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा। अब म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली लाइक दैट। तो ये म्यूचुअल फंड को समझने के लिए बेसिकली आप समझ गए ना, यहाँ पर डिफरेंट फंड होता है जो हमें रिटर्न प्रोवाइड करता है, और वो भी एक बैलेंस के साथ। तो ये म्यूचुअल, जैसे एक तालाब में फिश का जो एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, जो फिश को मार्केट में बेचते हैं, वहां से जो रिटर्न कमाते हैं और अपना जो भी उसका रोजगार होता है वो करते हैं, म्यूचुअल फंड इज लाइक दैट। आपको कुछ ऐसे फिश में अपना पैसा डालना है, ऐसे फंड में अपना पैसा डालना है जहां से आपको रिटर्न बेसिकली जनरेट करना है। नाउ ये जो रिटर्न जनरेट करने का खेला है, ये रिटर्न जनरेट करने का खेला को हम लोग बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस। ठीक है, कि मैं अपना पैसा को ऐसे जगह में इन्वेस्ट कर रहा हूं, बदले में मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, ठीक है, या फिर वो पर्टिकुलर फंड हमें क्या इंटरेस्ट जनरेट करके दे सकता है। एंड दैट इज द डिस्कशन पॉइंट अबाउट पर्सनल फाइनेंस। तो आज पर्सनल फाइनेंस में मैं आपको, हाँ बोलो सुमित बोलो। এর সাথে একটা এডিশন করে দাও পুকুরের এক্সাম্পলের সাথে।
बहुत। তোমার দুটো টাইপের মিউচুয়াল ফান্ড হয়, রেগুলার আর হচ্ছে ডাইরেক্ট। তো হুম তুমি যদি পুরো মাসটাকেই তুলে নাও পুকুর থেকে, তো হুম এটা তোমার, না সরি, পুরো মাসটাকে যদি তুলে নাও তো এটা তোমার ডাইরেক্ট প্ল্যানের মধ্যে চলে আসে। আর রেগুলার ऑब्वियसली। মানে হচ্ছে, হ্যাঁ রেগুলার মানে যেটা ডিভিডেন্ড পে আউট করে, সেটা হচ্ছে তোমার মাছের চারাগুলোকে যদি ছেড়ে রাখো ওটা থেকে আবার বাচ্চা ক্রিয়েট হয়ে যায়, एग्जैक्टली ওটা इट्स আবার लाइक दैट। ডিভিডেন্ড পে আউট দেয়, एग्जैक्टली গ্রোথ चलो চলে तेरे আসে। तेरे तेरे दिमाग में घुस रहा है ना। एक्चुअली मैं अभी म्यूचुअल फंड का डिस्कशन चालू नहीं किया, ठीक है, इसलिए मैं रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान और भी बहुत सारे बातें होंगे, मतलब जो म्यूचुअल फंड का मतलब हार्डकोर टेक्निकल पार्ट है। बट बिफोर दैट हम लोगों को ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझना है, और एक आज एक स्पेशल डिस्कशन करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी आप एज ए इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटर, जब भी आप इस तरह का काम में लग जाओगे ना, तो आपको ना क्लाइंट को समझाना होता है। और जब आप क्लाइंट को समझाते हो और फिर खुद को समझाओ, सबसे जरूरी क्या है ना, किसी को भी कोई भी चीज समझाने से पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है। तो फॉर योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, द फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट यू हैव टू नो कि फंड कितना रिटर्न आपको जनरेट करके देगा। एंड इसके लिए आपको ना एक मनी का फंडा समझना बहुत जरूरी है। ऐसे जो लोग फाइनेंस का पढ़ाई पहले किए हैं, लाइक चार्टर्ड में या सीएस में या सीएमए में या बीकॉम लेवल में भी, उनको थोड़ा बहुत आइडिया में भी है, ठीक है, में भी है थोड़ा बहुत आइडिया, ये बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बट फिर भी मुझे तो बताना पड़ेगा, बिकॉज पर्सनल फाइनेंस जब तक क्लियर नहीं हो जाता, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट बताना बेकार हो जाएगा। तो आज मैं आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट में बात करूंगा कि जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मनी टुडे वर्सेस मनी टुमारो, ठीक है, मतलब पैसा का आज का पैसा का वैल्यू और फ्यूचर का पैसा का वैल्यू। मतलब बहुत सारे फंड हमें अलग अलग बोलता रहता है ना कि ये फंड इतना रिटर्न जनरेट करके देगा, वो फंड उतना रिटर्न जनरेट करके देगा। म्यूचुअल फंड कंपनीज भी बहुत सारे क्लेम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फंड जो जनरेट करते हैं, जो एएमसी हैं, जो फंड को बनाते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये तो क्लेम करेगा क्योंकि ये इसका प्रोडक्ट है। ये म्यूचुअल फंड क्या है, उनके लिए इनको बोलते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट। जो कंपनीज म्यूचुअल फंड जनरेट करते हैं वो बेसिकली प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट को मार्केट में सेलेबल कंडीशंस में लाते हैं, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वहां से जो भी मार्केट से रिटर्न वो कमाते हैं उसका कुछ पार्ट इन्वेस्टर्स को दे देते हैं, बाकी पार्ट जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी से वो रख लेते हैं। तो ये बेसिकली उनका बिजनेस मॉडल है। नाउ एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो भी करता है, इसका एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखता है, ये आप बोल सकते हो मार्केटिंग प्लान भी बोलो या फिर फंड का फीचर्स बोलो, लेकिन उस फंड जो हमारे सामने कंपनी बेसिकली प्रेजेंट करता है, उसको एनालाइज करने के लिए फाइनेंस का नॉलेज क्लियर कट होना जरूरी है, एटलीस्ट फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा फाइनेंस का, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, मैं उतना डिटेल्स में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मतलब कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, वो जो लोग स्टॉक मार्केट फंडामेंटल पढ़ता है उनको समझना जरूरी होता है। अभी इतना डिटेल्स में चला जाऊंगा तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा, तो इसलिए मैं फंडामेंटल एनालिसिस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हार्डकोर एरिया में बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा। मेरा पूरा फोकस पॉइंट रहेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, या फिर आप ऐसे बोलो कि पैसा का आज का वैल्यू फ्यूचर में कितना रिटर्न जनरेट करके देगा, उसको कैसे अंडरस्टैंड करें, ये पूरा एनालिसिस आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा हूं, आपको आपके साथ डिस्कस करने का कोशिश करूंगा, और उसके बाद कोशिश करेंगे रिटायरमेंट प्लान पे एक बात करने का, एंड फिर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करना चालू करेंगे। अच्छा, रही बात, एक बात स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, जिन लोगों का डिस्ट्रीब्यूटरशिप मतलब म्यूचुअल फंड 5A के एग्जाम के लिए प्रिपरेशंस भी लेना है, आई नो आप सभी को देना है, तो आप लोगों के लिए बस एक छोटा सा चीज बताऊंगा। आप लोग जब भी जैसे ये थोड़ा बहुत मैं म्यूचुअल फंड की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, फिर मैं क्वेश्चन आंसर सेशंस भी डिस्कस रखूंगा, जिसपे आप लोगों को एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन लेने में सुविधा होगा, ठीक है। सो डोंट वरी, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब जल्दबाजी लेके ना कोई भी चीज ना तो सीख पाएंगे और ना ही कुछ हो पाएगा। अब इतना पेशेंस के साथ पढ़ेंगे तो जिंदगी भर काम आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं एक बार। अच्छा, स्क्रीन शेयर है कि नहीं, एक बार जस्ट मुझे बताइएगा। यस सर। हुआ है सर, हुआ है। सर ये फंड्स जाता कहाँ है? जैसे कंपनी अगर शेयर मार्केट में लाती है तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है, अगर म्यूचुअल फंड कंपनी में आया है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कंपनी ये म्यूचुअल फंड मतलब इशू करे? क्या नॉर्मल कंपनी जो शेयर इशू करते क्या वो म्यूचुअल फंड इशू कर सकती है? नहीं, जो कंपनी शेयर इशू करता है वो फंड इशू नहीं करता।
फंड इशू करने के लिए एक अलग कंपनीज होते हैं जो जिनको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहा बोला जाता है, या फिर आप पोर्टफोलियो मैनेजर्स, नहीं इसको पोर्टफोलियो मैनेजर्स तो नहीं बोलेंगे, दे आर बेसिकली एएमसीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। इनका काम बड़ा सिंपल होता है, मैं आगे आगे चर्चा करूंगा, लेकिन तूने सवाल कर लिया तो एक बार तेरे को बता ही देते हैं। इट्स लाइक सिंपल, जैसे मान कि ये अपने इंदौर साइड में, गुड़गांव साइड में ऐसे भी बहुत सारे छोटा छोटा बहुत कंपनीज है वहाँ उस साइड में, बिकॉज नॉर्थ इंडिया, स्पेशली नॉर्थ इंडियन एरिया में एज वेल एज सेंट्रल इंडिया में फाइनेंस का बहुत मतलब प्रैक्टिस चलता है, मतलब फाइनेंशियल कंपनीज का बेसिक कॉन्सेप्ट काम करता है। बड़ा सिंपल तरीके से बात करते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिक्स है बट बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स वे में ही चलता है, ठीक है। एएमसी जो होता है ना सर, इसका क्या होता है कि ये इनके पास लाइसेंस तो होगा ऑब्वियसली कि वो फंड मैनेज करे। जैसे मानो कि एक सिंपल का नाम लेता हूँ, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड या एचडीएफसी एएमसी, ठीक है, बड़ा ही फेमस कंपनी है ना। तो ये एचडीएफसी एएमसी ये क्या करेगा, ये एक पूल जनरेट करेगा फंड का, ठीक है। इसमें ये जैसे मैं आपको फिश का जो एग्जांपल दे रहा था ना, इट्स जस्ट लाइक दैट कि इसके अंदर वो अलग अलग फंड क्रिएट करेगा कि सपोज किसी से आपसे ही लिया मानो 100 रुपीज, ठीक है, अब ये आपका 100 रुपीज वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट एरिया में इन्वेस्ट करेगा। तो फॉर एग्जांपल कुछ सेफ एरिया होगा, मतलब जहां पर रिटर्न सिक्योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न, ठीक है, सिक्योर रिटर्न मतलब जो आपका मार्केट में डूबेगा नहीं। आप बात समझ रहे हो ना, रिस्क फ्री बोल सकते हो। सिक्योर मतलब मेरा कहने का मतलब है कुछ रिस्क फ्री एरिया में पैसा इन्वेस्ट करेगा और कुछ रिस्की एरिया में इन्वेस्ट करेगा। आप समझ रहे हो ना बिना बात, रिस्क फ्री और रिस्की, ठीक है। अब अगर कोई फंड रिस्क फ्री एरिया में जा रहा है, जैसे मानो कि गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मैं आप बात करूंगा आज बात करना है मुझे आपसे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का डिवेंचर्स किसी कंपनी का, ठीक है, कुछ पार्ट इक्विटी में भी जाता है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जा सकता है, आरबीआई के बॉन्ड में जा सकता है, इक्विटी में जा सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह में जा सकता है, ठीक है। अब कंपनी अपने हिसाब से, एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे जो 100 रुपीज लिया उसको डिफरेंट फंड में वो एलोकेट करेगा। अब वहां से जितना रिटर्न वो जनरेट करेगा उसके हिसाब से आपको भी एक रिटर्न देने का वो वादा करता है, ठीक है। उसका एक बेसिक कूपन वैल्यू भी होता है और कुछ मार्केट के साथ भी वो जनरेट करके आपको देता है। जो सब चर्चा हमें आगे करना है, ये जब टेक्निकल मैटर्स है ना कि म्यूचुअल फंड कैसे रिटर्न जनरेट करता है, कहाँ से जनरेट करता है, तो अगर मैं एवरेज में बात करूं, हमारे देश में म्यूचुअल फंड एवरेज लेवल में स्टैंडर्ड रिटर्न 14-15% दे देता है, स्टैंडर्ड। हाँ, मैं बहुत अच्छा भी देता है, सुमित के पास कुछ फंड है आई नो, ठीक है, कोई 20-25% भी रिटर्न जनरेट कर रहा है, 38% आए देखो 38% 38%, ठीक রিলায়েন্স है। রিলায়েন্স এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে নিপন ইন্ডিয়া স্মল निपॉन कैप इंडिया, हाँ निपॉन इंडिया। तो बेसिकली ऐसे भी फंड है जो बहुत अच्छा भी रिटर्न जनरेट करता है, कुछ ऐसे फंड्स भी होते हैं। अरे क्या हुआ, एक सेकंड से चार्ज ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ फंड ऐसे भी होते हैं, मैं एवरेज में बात किया, ठीक है। अगर जितना सारा फंड है उसका अगर एवरेज परफॉर्मेंस देखा जाए तो 14-15% एक इन्वेस्टर्स वहां से रिटर्न कमा लेता है। नाउ पॉइंट इज दैट, अब कोई बोलेगा सर कुछ फंड तो ऐसे भी होते हैं ना जहां पर इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर का पैसा भी नहीं उठ पाया। हाँ, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो है। अब इक्विटी मार्केट अगर खराब चलता है, पर इक्विटी मार्केट खराब तो प्रेफरेंस का भी खराब होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब ये सब तो मार्केट रिस्क है। अब मैं आपको बताऊंगा ये मार्केट रिस्क क्या है, ठीक है। इक्विटी सेगमेंट खराब मतलब बेसिकली शेयर मार्केट सेगमेंट खराब, ठीक है। प्रेफरेंस सेगमेंट्स भी शेयर मार्केट के साथ साथ ही एक अपने हिसाब से चलता है। अब सेफ एरिया जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड एरिया, ठीक है, ये सब एरिया रिस्क फ्री एरिया है। तो यहाँ से जितना मिलता है वो रिटर्न तो हार्डली जस्ट लाइक ए बैंक एफडी टाइप का, बैंक एफडी जैसे मानो 7%, 6.5%, 7.5%, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये 7%, 7.5% जो एक बैंक एफडी जैसा होता है वैसे ही, मतलब आप मान के चल सकते हो आधा, मतलब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कोई तीर नहीं मार लिए अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं किया तो। ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा होता है ना। एफडी तो हाँ। अभी सर 5% दे रहा है। यस सर। हाँ, एफडी रेट अभी कम चल रहा है, ठीक है, एफडी रेट अभी कम चल रहा है, 5%, 5.8 सीनियर सिटीजन के लिए किसी किसी बैंक में 6% समथिंग चल रहा है। नाउ पॉइंट इज दैट कि अगर मेरा फंड प्रॉपर लेवल में नहीं चल पाया, ठीक है, तो फिर एक्चुअली मेरा इन्वेस्टमेंट गलत जगह में हो गया या फिर गलत फंड में हो गया, है ना। तो यही चीज को तो एनालाइज करना सीखना है कि हम फंड चूज करें तो करे कैसे। हाँ, क्या ब्रांड नेम से, हाँ बोलो सर बोलो। তবে দাদা এই যেমন আমাদের আইপিও ইস্যু করার সময় যখন সবকিছু দিয়ে দেয় তো এদের ফান্ড ইস্যু করার সময় এনএফও নিউ ফান্ড অফারের প্রসপেক্টাস দেয় তার यस, সাথে তোমার কত পার্সেন্টেজ কোন সেক্টরে লাগাবে সেটাও দিয়ে सेट বলে होता দেয় है, यस, मैं सब बात करूंगा धीरे धीरे। इसीलिए मैं अभी देखो, अभी एक साथ सारा पॉइंट में बात करने जाऊं तो मतलब
क्लास तो कंटिन्यू चलता जाएगा, 100 साल लग जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। मतलब बोलने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप ही कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बात को आगे बढ़ाने का। बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है, आप देख सकते हो ना, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप का भी पूरा एरिया कवर करेगा और साथ में पूरा कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करेगा। म्यूचुअल फंड का इंट्रो, फंड, एनएवी, फैक्ट शीट, इक्विटी स्कीम, डेब्ट स्कीम, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपको बोलना है। आर्बिट्रेज, बीटा, शार्प रेशियो, बहुत कुछ बताना है। मतलब इतना जल्दबाजी में नहीं कर सकता, ठीक है। जल्दबाजी में ना तो मैं कुछ सिखा पाऊंगा और ना ही आप कुछ सीख पाएंगे। माइंड को एकदम पेशेंस के साथ पीसफुली सीखिए, टाइम लीजिए। जो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोलता हूँ कि मेरा टाइम में लगता है मेरा बताने में आपको, लेकिन सीखना है तो धीरे धीरे आगे बढ़िए। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। शिवम, बात समझ में आ रहा है ना तेरे को? यस सर, यस सर। सर एक चीज और, म्यूचुअल फंड कौन से लॉ की तरह चलता है, मतलब किस लॉ के बेसिस पर? मतलब सेबी के कैपिटल गाइडलाइंस मार्केट, हाँ सेबी गाइडलाइंस, कैपिटल मार्केट, सेबी गाइडलाइंस ऑब्वियसली सर। सेबी गाइडलाइंस है, कैपिटल मार्केट लॉ है, ठीक है। इसका ये लॉ सीएस वाले को पढ़ना पड़ता है, कैपिटल मार्केट लॉ पूरा। जो कंपनी सेक्रेटरीज पढ़ते हैं उनको पूरा पढ़ना पड़ता है। फिर म्यूचुअल फंड एसोसिएशन है गवर्नमेंट का, ठीक है। यस सर। अरे बताऊंगा सब बताऊंगा। आगे बढ़े, मतलब कॉन्सेप्ट जो आज बताना है उस पर बढ़े आगे आगे। यस सर, यस। ओके, ठीक है। तो चलो, तो म्यूचुअल फंड पर्सनल फाइनेंस में फटाफट कुछ सिंपल पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सिंपल पॉइंट है बट बड़ा दिमाग खा सकता है, या फिर मतलब आपके लिए बहुत जरूरी पॉइंट है, तो एक बार मैं जरूर बताऊंगा। जैसे कई बार क्या होता है ना, इजी चीज भी बड़ा समझ से बाहर हो जाते हैं। मतलब इजी चीज हमें समझ में नहीं आता, टफ चीज समझ जाते हैं। तो आज मैं आपको इजी चीज पहले बताऊंगा, फिर धीरे धीरे टफ चीज पे जाऊंगा। तो म्यूचुअल फंड में, पर्सनल फाइनेंस में कुछ सिंपल मैथ्स है, ठीक है। जो मैथ्स एक बार मैं आपसे बता देता हूँ सर। सिंपल इंटरेस्ट की एक बड़ा सिंपल घटना है, लेकिन ये सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस में थोड़ा बात करना है आपसे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे कोई बोलेगा सर ये तो बचपन की कहानी है, इसमें क्या बात करना है। चलो ना देखते हैं ना, बचपन से थोड़ा सा कुछ अलग सीखने को मिलता है कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सुन सुन के बचपन बीत गया सबका, ठीक है। लेकिन फिर भी बड़े होने के बाद भी कई बार हम लोग फेलियर हो जाते हैं अंडरस्टैंड करने में। The simple interest, when it comes to personal finance, one of the key things to learn in the math that surrounds this topic. Once you understand the math bit, the rest is just an application of it, and life becomes easy after that. क्या है? I will try and explain the most basic math involved, starting from simple interest. I know this is explained across multiple chapters, across multiple modules, है ना, बहुत जगह में ये चीज बताया जाता है, but for the sake of completeness, let me include एक सिंगल चैप्टर के अंदर आपको कोशिश करूंगा पूरा पूरा मतलब बेसिकली इस पूरा सिंपल एंड कंपाउंड का खेला क्या है। और कंपाउंड को आइंस्टाइन के हिसाब से, एक बड़ा पॉपुलर इंसान है आइंस्टाइन, उनका मानना है कि, आप लोगों से मैं लास्ट वीक भी बात कर रहा था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है वो दुनिया का क्या है, 8वां अजूबा, ठीक है। दुनिया का 8वां अजूबा, मतलब 8th वंडर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। जिसको मतलब हम लोग मतलब नॉर्मली नहीं है, बट आइंस्टाइन उसका नाम दिया था कि भाई कंपाउंडिंग, भाई तुम क्या हो कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग को दुनिया का 8th वंडर के हिसाब से एक्सप्लेन किया था, किसने? आइंस्टाइन ने, ठीक है, सर आइंस्टाइन। तो क्यों ऐसा उन्होंने क्यों बोला था, तो वो भी आज पता कर लेंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला था। ओके, तो एक काम करते हैं ना, कुछ इमेजिनरी ट्रांजैक्शंस क्रिएट करते हैं, बिकॉज जब तक प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शंस क्रिएट नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा। ओके, चलिए एक इमेजिनरी ट्रांजैक्शंस बनाते हैं। इमेजिन दैट, आप ऐसे सोचो कि आपका कोई दोस्त है, वन ऑफ योर फ्रेंड नीड्स मनी, है ना, हो सकता है दोस्त लोगों को पैसा का जरूरत पड़ता है अर्जेंटली, एंड ही अप्रोचेस यू फॉर इट। पैसा की जरूरत है, आपसे मांगा, ठीक है, ऐसे तो मांग ही सकता है। बीइंग अ फ्रेंड यू एग्री टू हेल्प हिम विद द मनी, बट बीइंग अ कैपिटलिस्ट एट हार्ट, लेकिन आप ना थोड़ा कैपिटलिस्ट इंसान टाइप के हो। कैपिटलिस्ट लोग क्या होता है ना, पैसा देने में वो कतराते नहीं है, लेकिन बदले में क्या लेना है सुमित? इंटरेस्ट। हाँ एकदम सिंपल है। जो कैपिटलिस्ट माइंड वाले इंसान होते हैं उनको इंटरेस्ट चाहिए भाई, वो देने में नहीं लगा। और जो कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए पर देना भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो बट बीइंग अ कैपिटलिस्ट एट हार्ट यू आल्सो एक्सपेक्ट योर फ्रेंड टू पे यू इंटरेस्ट ऑन द कैश यू लेंड टू हिम, जो भी पैसा आप उनको दोगे। आई न्यू यू डोंट यूजुअली आस्क अ फ्रेंड टू पे अस इंटरेस्ट। यस, अब कोई बोलेगा सर दोस्त से कौन इंटरेस्ट मांगता है, बट ये दोस्त थोड़ा सा वैसे ही टाइप का दोस्त है जिनके पास पैसा मांगने से मिल सकता है। आप समझ रहे हो ना, मतलब हर दोस्त से पैसा नहीं मिलता। अब दोस्ती का भी अलग अलग टाइप होता है ना, तो कुछ दोस्त होते हैं जिसके पास पैसे होते हैं और वो पैसा दे भी देता है और साथ में कुछ इंटरेस्ट भी ले लेगा, लेकिन जरूरत में मिल तो जाता है ना सर।
ये इंपॉर्टेंट है, बट लेट्स जस्ट एज्यूम ही इज अ फ्रेंड whom you would like to help but not at the opportunity cost of your money, ठीक है, मतलब जो दोस्त है उनको आप हेल्प तो करना चाहते हो, ठीक है, उनको आप हेल्प तो करना चाहते हो, बट आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मिस नहीं करना चाहता। पॉइंट टू बी नोटेड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी आप फंड मतलब म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, आपको ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फंड को समझने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपसे मैं बात जरूर करूंगा, थोड़ा सा वेट कर जाइए। अब एक कैलकुलेशन देखिए, द ट्रांजैक्शंस बड़ा सिंपल ट्रांजैक्शंस है। अमाउंट है इसका 1 लाख का, 5 साल का टाइम है, इंटरेस्ट है 10% का। अब सवाल ये उठता है 1 लाख रुपया 5 साल में इंटरेस्ट रेट जब 10% हो तो क्या वैल्यू जनरेट करके देता है? आप लोग तो बड़ा सिंपली इसको बता सकते हैं ना कि 1 लाख 5 ईयर्स में 10% इंटरेस्ट में कितना अमाउंट देगा आपको, आप ही बता दीजिए सर। सिंपल इंटरेस्ट सर हाँ सिंपल इंटरेस्ट, एकदम सिंपल इंटरेस्ट 50,000। 50,000, बड़ा सिंपल बात है ना। बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आपका जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट होते हैं उसी में बार बार, मतलब 1 लाख पे ही हर साल 10% करके लगेगा, मतलब 1 लाख इंटू 10% इक्वल्स टू 10,000। फिर नेक्स्ट ईयर 1 लाख इंटू 10% 10,000। इस तरह से आपको 5 साल 1 2 3 4 5 बार आपको 10,000 करके हर साल मिला। आपका क्या इंटरेस्ट निकला? बड़ा सिंपल अगर देखा जाए एकदम सिंपल तरीके से 50,000 इंटरेस्ट आपने रिसीव किया। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, मैजिक भी नहीं है, बड़ा सिंपल वे में इसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज एज सिंपल एज इट इज। लेकिन अब सवाल उठता है कि सर 50,000 तो कोई भी समझ जाएगा, इसमें क्या है? So as you can see, you can earn 50,000 in total interest from this payment. The amount you earn from interest can also be calculated by applying a simple formula. अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है, जरूरी नहीं है फिर भी समझा देता हूं आपको। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे काम करते हैं, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रिटर्न, ठीक है। 1 लाख 5% और रिटर्न परसेंटेज, तो आपको मिल गया ना 50,000। नाउ धीरे धीरे खेल बदल जाएगा, आप समझिए। I'm sure you would agree that this is quite straightforward and most of you would remember that this is a simple interest. In simple interest, the interest gets charged only on the outstanding principal, है ना। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पैसा में इंटरेस्ट चार्ज होता है वो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे होता है, मतलब जो पैसा आपका बचा हुआ है, ठीक है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज मिलता है जो आपको पता है। जैसे कि इमेजिन एक बैंक ट्रांजैक्शन, आपने डिपॉजिट किया 1 लाख in a bank FD scheme which promises to pay you simple interest of 10% year on year for 5 years, ठीक है। एट द एंड ऑफ 5 years आपको क्या मिलेगा? सिंपल है, बैंक आपको ऐसे ऑफर करता है ना, अगर बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट ऑफर करे तो, और अगर आप आज 1 लाख बैंक में FD करते हो 10% रेट में 5 साल में, बैंक भी आपको वही देगा जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, तो आपका अर्निंग कितना रहेगा? 1 लाख का 5 साल में 10% रेट पे 50,000, अगर बैंक ऐसे आपको ऑफर करता है तो मैथ तो वही है जो आपने देखा। नाउ अब सवाल ये उठता है, बैंक्स डोंट पे सिंपल इंटरेस्ट, बैंक हमें सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं करता, इन रियलिटी दे पे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंडिंग का भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब एनुअल कंपाउंडिंग होता है, मंथली कंपाउंडिंग होता है, क्वार्टर कंपाउंडिंग होता है ना। कहीं पर देखा आप लोगों ने मंथली कंपाउंडिंग? मेरे तो आज तक नजर में नहीं आया, बट अगर आए तो फिर ऐसे अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। एनुअल कंपाउंडिंग, मंथली कंपाउंडिंग, क्वार्टर कंपाउंडिंग, कौन सा ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है, क्या लगता है आप लोगों को? হ্যালো मंथली हाँ মান্থলি দাদা এখানে দেবে কিন্তু ডেইলি কম্পাউন্ডিং হয়। डेली कंपाउंडिंग कहाँ होता है, कौन सा बैंक दे रहा है वो? স্টক ব্যাংক দেয় না, স্টক মার্কেটে দেয়। हाँ, मार खाएगा मैं मार खाएगा, ठीक है। मैं बैंक का बात कर रहा हूँ, ऐसा बैंक अगर जो मंथली डेली कंपाउंडिंग करे, बड़ा मजा आ जाए। तो जितना कंपाउंडिंग मेरा ज्यादा होता है उतना ही बढ़िया। लेकिन अब सवाल उठता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल क्या है। एक्चुअली वेट कीजिए, क्योंकि मैं आपको ना रिटर्न समझाने वाला हूँ, बिकॉज एज एन एनालिस्ट यू ऑलवेज नीड अ रिटर्न, ठीक है। तो अगर आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है ना, तो आपको इंटरेस्ट का रास्ता से ही गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए रिटर्न का कुछ खेला है जो बताए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्या खेला है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? Compound interest works differently compared to simple interest. If someone agrees to pay you compound interest, then it is essentially means that the person or the entity is agreeing to pay you interest on the interest already earned. मतलब आप जो अर्न करते हो उसके ऊपर फिर से वो इंटरेस्ट चढ़ा जाएगा। मतलब ये सिंपल से थोड़ा अलग होता है। अलग मतलब
आपके अर्निंग पे फिर से, मतलब इन सिंपल अगर पूछा जाए तो लास्ट वीक में मैंने थोड़ा सा समझाया था, 100 का 10% अगर आपको फर्स्ट ईयर में मिला तो आपका अर्निंग हो गया फर्स्ट ईयर में 110, अब नेक्स्ट ईयर में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 110 के ऊपर मिलेगा। यही होता है ना, जो आपने अर्न कर लिया उस अर्निंग के ऊपर फिर से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें क्या चीज है ये तो जानते हैं हम लोग, यस आप लोग जानते हैं, ये मुझे भी पता है, लेकिन आप समझा करो, अमाउंट 1 लाख का है, 10 ईयर 5 साल का है, इंटरेस्ट 10% का है, इंटरेस्ट टाइप है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अब मंथली क्वार्टरली बाद में बात कर लेंगे जरूरत के हिसाब से, बट पहले तो एनुअल वाला सीख लेते हैं ना। तो एनुअल कंपाउंडिंग में क्या होता है आपके सामने, आप एक बार देखिए, इसका तो पूरा लंबा थ्योरी बढ़ेगा आगे आगे। ईयर 1 में एट द एंड ऑफ ईयर 1 यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एंड प्रीवियस इंटरेस्ट फॉर ए मोमेंट एज यू आर क्लोजिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। इसको ना इतना डिटेल्स में नहीं चाहिए आपको, बाद में मैं नोट शेयर करूंगा तो आप घर में बैठे बैठे डिटेल्स कर सकते हैं, बट ये ना बड़ा इजीली कैलकुलेट हो सकता है। मतलब क्वेश्चन क्या है आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या सामने आता है, देखिए। ये पेन फिर से डिस्टर्ब करना चालू कर दिया, देखिए। चलिए आप लोग मुझे थोड़ा सा हेल्प जरूर कीजिएगा सुमित। हाँ, कितना पैसा है आपका? 1 लाख, 1 लाख रुपीज 10% रेट में। सुमित, शिवम, सभी को बोल रहा हूँ, स्वीकृत बाबू, आप आज 1 लाख इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, 1 लाख 10% रेट में फॉर 5 इयर्स कंपाउंडिंग, क्या वैल्यू होगा? 80,525.5 इंटरेस्ट। कितना कितना एक बार बता। 80,525.5 80,525.5 हाँ। सबका ही आंसर आ रहा है, 1 लाख 10% में 5 साल में। कीजिए না না कोशिश कीजिए। আমি এক মাস করে করো আলাদা আলাদা করে। সুকেত বাবু কি ট্রাই করছেন? হ্যালো, 1 লাখ টাকা 10% রেটে 5 বছরে কম্পাউন্ডিং করলে কত হয়? सुमित ने बताया कुछ नहीं बताया अभी तक, शिवम ने बताया 82 समथिंग कुछ बताया मुझे, मैं देख लेता हूँ शिवम का आंसर। 80,525.5 ये इंटरेस्ट शिवम ने मुझे बताया। मैं बाकी आप लोगों का भी आंसर का वेट कर रहा हूँ, आप बता सकते हैं एक बार मुझे। 1 मिनट सर, कंपाउंड मैंने 50,000 कर सर, ये हो जाएगा 1 मिनट 61051 गलत बता दिया था मैं, 61051 61051 हाँ। 61,051। हेलो मैंने क्या किया था पहले 610 एक जन हेलो बता, एक जन बता। अच्छा शिवम बता, शिवम को कंप्लीट करने दे, फिर सुमित बताना। हाँ बोल। अरे वो मैंने इंटरेस्ट से ही निकाला था अमाउंट, मैंने क्या किया था पहले जो 50,000 निकाला था ना सिंपल इंटरेस्ट, मैंने उनसे इंटू कर दिया था, पर यहाँ 1 लाख से इंटू करना था, ओके तो 61051 आएगा। मैं समझ गया। हाँ सुमित बोल, क्या बोल रहे हैं? হ্যাঁ এটাই এসেছে 61051। ओके, अब देखो सुमित शिवम ने आंसर तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि सही निकाला, बट इन लोगों ने किया क्या, ठीक है, इन लोगों ने किया क्या, मैं एक बार इसको ग्राफिकली फटाफट प्रेजेंट करता हूँ कि आज हम यहाँ पर है, जाना हमें इधर है, कितना दिन बाद पहुंचेंगे? 5 साल। इंटरेस्ट कितना है? 10%। इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं आज? 1 लाख, यही है ना। तो 1 लाख 10% रेट में 5 साल में कंपाउंडिंग करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, है ना। तो बेसिकली बोल भी दिया, क्वेश्चन एकदम क्लियर कट हमें बता रहे हैं कंपाउंडिंग। मैं इसको 1 by 1 भी कर सकता था, बट मैं जरूरी नहीं समझा, मैं आपको एक ही बार में बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, 1 लाख इंटू 1 प्लस, मतलब बेसिकली 1 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होल टू दी पावर मतलब पावर में कितना है? 5, यही है ना। अच्छा, इंटरेस्ट अमाउंट इज आई मतलब इंटरेस्ट। अब इसको बड़ा सिंपल वे में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे करो 1 लाख इंटू 1.10, 1.10 कैसे आया? 10% का, मतलब 10% को अगर हम लोग पॉइंट में मतलब निकालेंगे तो 0.10 आ जाता है ना। तो 1.10 होल टू दी पावर नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 5। तो इन कमर्शियल कैलकुलेटर वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस 1.10। एक बार देखना है मेरा सही हो रहा है कि नहीं। 1.10 कंपाउंड करना है तो इंटू कर दिया मैंने, ओके।
तो इंटू करके एक बार इंटू काउंट हो गया, अब 2 3 4 5 जो भी मेरा आया है जिसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। ओके, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। अब ये फ्यूचर फैक्टर को हमें इंटू करना है किसके साथ? प्रिंसिपल के साथ। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है? 1 लाख। 1 लाख के साथ जैसे मैंने इसको इंटू कर दिया तो मेरा वैल्यू आ गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। दिस इज माई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? 161,051। नाउ दिस 161,051, इससे अगर मैं प्रिंसिपल को हटा दूं तो क्या आ जाएगा? 61,051। दिस इज माई इंटरेस्ट, है ना? दिस इज माई इंटरेस्ट। अब एक छोटा सा डिफरेंस कितना बड़ा काम कर दिया, आप ही देखिए। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको 50,000 पेमेंट कर रहा था, लेकिन 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 61,000 पेमेंट कर रहा है। दैट मीन्स कंपाउंडिंग के कारण आप ऑलमोस्ट 11,000 ज्यादा आपका इनकम हो रहा है, या फिर आप रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो, है ना? 11,061। क्या ये बात सबको क्लियर है? सुमित, शिवम जो कैलकुलेट किया अभी। सैकत बाबू एक तो बोलबेन किंतु এটা ক্লিয়ার আছে তো? হ্যাঁ ক্লিয়ার। तो इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बट अब इजी कॉन्सेप्ट में ही आपको आगे का बात बताएंगे। तो यहाँ पर बस जो मैंने अभी किया ना कैलकुलेटर में, इसी को ना एक बाय स्टेप बस बताया है, ठीक है? ईयर 2 में 1,21,000, ईयर 3 में 1,33,100, ठीक है? इस तरह से जब अल्टीमेट जगह में पहुंच रहे, जो मैंने अभी कैलकुलेटर में किया ना, जस्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है? आपका प्रिंसिपल था 1 लाख का, पी फॉर प्रिंसिपल। आपका इंटरेस्ट था 10% का, जिसको मैंने 0.10 में तोड़ के कर दिया, और टू दी पावर n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स 5। तो जस्ट उसको कैलकुलेटर में कन्वर्ट करने से आपका 161,051 आ गया, है ना? ये तो आ गया। अब आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें फायदा हुआ बड़ा कि जहां मुझे 50,000 इंटरेस्ट रिसीव हो रहा था 5 साल में, वहां पर मुझे 61,000 मिला। तो बिफोर गाइडिंग एनी पर्सन और बिफोर इन्वेस्ट योर मनी इन एनी फंड, आप जरूर देखें, या फिर एनी बैंक या सिंपल एरिया में आप जरूर देखें कि वो किस तरह से आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड रिटर्न वर्क मैजिक इन फाइनेंस। ध्यान से समझिए बात को, जिसके लिए मैं आपको इतना देर से ये बचपन वाला चीज याद दिला रहा था। ये बड़ा ही बचपन वाला चीज है, हम लोग चाइल्डहुड लेवल में ये सब चीज पढ़ते हैं, वी ऑल नो दिस। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंडेड रिटर्न वर्क मैजिक इन फाइनेंस। सीरियसली फाइनेंस इतना बड़ा खेल खेलता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई होनू चीज है। हाँ, कोई चार्टर्ड करते हैं फाइनेंस के लिए, कोई सीएमए करता है फाइनेंस के लिए, कोई सीपीए कर रहा है अमेरिका वाला, कोई एससीसीए कर रहा है यूएसए यूके वाला, कोई सीएफए कर रहा है अमेरिका वाला, सब फाइनेंस के चक्कर में। लेकिन फाइनेंस का मैजिक तो एक छोटा सा चीज में छुपा हुआ है, कंपाउंडिंग। मतलब आप दुनिया का कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो, लेकिन उसका एक्चुअल मैजिक तो हिडन है कंपाउंडिंग में। क्या मैं गलत बोला? आप ही बता दो। हाँ सर, आप वर्ल्ड के कोई भी बड़े बड़े कोर्स कर लो, चार्टर्ड कर लो, सीएमए कर लो, सीएफए कर लो, एनआईएसएम क्रैक कर लो, सीपीए कर लो, एसीसीए कर लो। फाइनेंस में बड़ा ढेर सारा बड़े बड़े प्रोग्राम है, बट उसका मैजिक तो एक छोटा सा चीज दैट इज कंपाउंडिंग में टिका हुआ है ना? नाउ एट द एंड ऑफ द डे एवरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस बॉइल्स डाउन द कंपाउंडेड रिटर्न, है ना? मतलब जो भी करो भाई, अल्टीमेटली आपको कंपाउंड रिटर्न तो चाहिए। अब जैसे आपने इंटरेस्ट समझ में आ गया ना आपको, ठीक जिस तरह से आपको इंटरेस्ट समझ में आ गया, अगर आपको इंटरेस्ट समझ आ गया तो आपको रिटर्न भी समझ में आ जाएगा। अब रिटर्न समझना जरूरी है। देखिए compounded return, for this reason I think it is the best to spend some more time trying to understand and concept of compounding of money। मतलब आप आपका पैसा या आपका क्लाइंट का पैसा को कैसे कंपाउंड करोगे, चाहे वो म्यूचुअल फंड में डालो या फिर किसी और फंड में या स्टॉक मार्केट में, जहां करना है करो, लेकिन हाँ बहुत जरूरी है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडेड रिटर्न, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिएगा। इजी है, अगर इंटरेस्ट समझ आ गया तो कोई चीज मतलब प्रॉब्लम नहीं है। कंपाउंडेड रिटर्न्स जस्ट ना वो क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, सिक्का का दो पहलू है, एक हेड और एक टेल। तो जैसे इंटरेस्ट क्या है, अगर इंटरेस्ट हेड है तो रिटर्न टेल है, और अगर ऑपोजिट वाइस वर्सा, जैसे आप समझ लो। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडेड रिटर्न इज सिमिलर टू कंपाउंड इंटरेस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न एंड इंटरेस्ट इज वेरी सिमिलर, जस्ट लाइक द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, जो मैं आपको अभी बोला। मेरा पेन कभी कभी मेरे को बहुत धोखा दे रहा है आजकल।
कुछ बदलना होगा या सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, देखता हूँ बाद में, लेकिन अभी देखते हैं। जब भी मैं इसको क्लिक करता हूँ रबर आ जाता है, कभी कभी तो मन करता है। अच्छा, तो जस्ट लाइक द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन्स, द इंटरेस्ट इज व्हाट यू पे एंड व्हेन यू बोरो मनी। इंटरेस्ट क्या है? जब आप पैसा उधार लेते हो, बदले में आप जो पे करते हो इन एनी फॉर्म। एंड द रिटर्न क्या है? रिटर्न इज वेरी सिंपल। रिटर्न क्या है? रिटर्न वही है ना जो आप कमाते हो इन्वेस्ट करके। यही तो फर्क हो गया ना इंटरेस्ट के साथ रिटर्न का। क्या बोलो ना आप लोग? इंटरेस्ट इज व्हाट यू पे व्हेन यू बोरो मनी, जब आप उधार लेते हो, सिंपल चीज है। एंड इन एनी फॉर्म। एंड द रिटर्न क्या है? रिटर्न इज व्हाट यू अर्न व्हेन यू इन्वेस्ट योर मनी, है ना, इन एनी एसेट्स। आप कोई ना कोई एसेट क्लास में ही तो इन्वेस्ट करते हो। अभी म्यूचुअल फंड क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है म्यूचुअल फंड? बिकॉज हमें एसेट में पैसा डालना है। म्यूचुअल फंड क्या है? डिफरेंट एसेट का एक फंड है, एक तालाब है, जो आपको मैं स्टार्टिंग में मछली का समझा रहा था कि जो फिश का एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, मतलब जो फिश का खेती करते हैं, मछली बनाती है, जो भी करे वो, ठीक है, उसके पॉन्ड में अलग अलग फिश रखा हुआ है, उसके पॉन्ड में अलग अलग फिश रखा हुआ है। तो वो कौन सा फिश कितना रिटर्न उसको देगा, या फिर वो उस फिश का जो भी बीज है, ठीक है, मतलब जिससे फिश बनता है, ठीक है, चारा जब डाला था, तो अगर लोन लिया था तो उसका क्या इंटरेस्ट भर रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप उसको इन्वेस्ट करके जो रिटर्न कमाते हो, दैट इज योर एसेट में रिटर्न। देयरफॉर इफ यू अंडरस्टैंड इंटरेस्ट, देन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द रिटर्न आल्सो। In this section you will learn about how the return is measured। आपको दो चीज बड़ा इंटरेस्टिंगली समझना है। आपको रिटर्न समझना होगा, और आपको याद दिला दो एक बात कि जब भी रिटर्न का बात आए ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक बड़ा ही गलती लोग कर लेते हैं मार्केट में। क्या गलती कर लेते हैं? रिटर्न बहुत बार गलत कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिटर्न। एक रिटर्न का नाम है एब्सोल्यूट रिटर्न, और एक रिटर्न का नाम है CAGR। नाम सुने हैं कभी पहले आप लोग? मुझे बताइए। मैंने आपको दो तरह का रिटर्न के बारे में बात किया। वन इज एब्सोल्यूट, अनदर इज CAGR। ठीक है, CAGR का कंपाउंडिंग एनुअल थैंक यू सुमित। कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न। एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, एंड अनदर रिटर्न इज एब्सोल्यूट रिटर्न। अब इसमें फर्क क्या है? कौन सही कौन गलत? कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं, सब अपने अपने जगह में है। ठीक है, ठीक है, एब्सोल्यूट इज आल्सो ट्रू, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इज आल्सो ट्रू। अभी सवाल ये उठता है कि एज एन इन्वेस्टर हमें क्या देखना है? हमें दोनों देखना है। कैसे? आपको मैं अभी समझाता हूँ, 2 मिनट लगेगा। आई गेस द डिफरेंस इज एब्सोल्यूट एंड CAGR इज बेस्ट अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। तो एक एग्जांपल है, आपके पास 1 लाख है, ठीक है, आपके पास 1 लाख है। ऑन 1st Jan 2019 in a financial instrument which yields your 10% रिटर्न, मतलब आप क्या yield करके देगा, कितना आमदनी करके देगा आपको? 10% रिटर्न आमदनी करके देगा आपका 1 लाख। ऐसे फंड में आप पैसा डाल रहे हो, म्यूचुअल फंड में या जो भी हो। यू विथड्रॉ दिस इन्वेस्टमेंट ईयर लेटर, आप ये पैसा 1 साल बाद क्या करोगे? विथड्रॉल कर लेते हो। हाउ मच मनी डू यू मेक? कितना पैसा आपने कमाया बताइए ना। 1 लाख डाला, 10% रिटर्न कमाया, कितना कमा लिया आप? 1,10,000। 1,10,000 मतलब बेसिकली मैंने 10,000 कमाया। अर्निंग तो मेरा 10,000 ही है, लेकिन हाँ टोटल कैपिटल मेरा बढ़ के हो गया 1,10,000। जो मैंने 1 लाख दिया था उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलके 1,10,000 हो गया। You will make 10% of 1 lakh, which is 10,000. In other words, your investment has grown by 10% on a year-on-year basis. This is the absolute return. बात को ध्यान से समझिए। ये जो 1 लाख 1 साल में 10,000 बढ़ा ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज ये 1 साल का ही रिटर्न था। 1 साल का मतलब जब भी आप विद इन 1 ईयर रिटर्न कैलकुलेट करोगे, आप ऑलवेज एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट करना। लेकिन जब आप मोर देन 1 ईयर, अगर आप मोर देन 1 ईयर का रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो एब्सोल्यूट रिटर्न से आपको ट्रू पिक्चर नहीं दिखाई देगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप 1 साल से ज्यादा करोगे तो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न से ट्रू पिक्चर नहीं दिखाई देगा, या फिर आपको तब क्या चाहिए? आपको अंदर के CAGR चाहिए। ठीक है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, CAGR और एब्सोल्यूट में क्या फर्क है? ज्यादातर केस में लोग एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं बिकॉज इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू कैलकुलेट होता है। बट बात, दिस इज नॉट अबाउट इजी टू कैलकुलेशन, इट इज अबाउट ट्रू पिक्चर ऑफ माई फंड या फिर ट्रू पिक्चर ऑफ माई इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए आपको CAGR का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नाउ ध्यान से देखिए, ठीक है। नाउ what if the same investment was held for 3 years instead of 1 year? And what if instead of simple return of 10%, the return was compounded annually?
at 10%, how much money would you make at the end of third year? अब इसके लिए बड़ा सिंपल फॉर्मूला है ना, आपको तो पता ही है कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है ना। 33100। हाँ 133100 कैसे मिला एक बार मैं देख लेता हूँ फटाक से। 1 लाख रुपया 10% रेट में 3 साल में कितना होता है, ठीक है। हम ये आंसर तो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, ठीक है, बट इसको एक बार मैं कैलकुलेटर में पुट करता हूँ, देखिए आप भी। तो इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका अपनाते हैं हम लोग कॉमर्स में, ठीक है। हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का इजाजत नहीं होता है, इसीलिए हम लोग साइंटिफिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला को ही कुछ हद तक समझ लेंगे और उसी को प्रैक्टिकली यूज करेंगे। तो क्या करना है, 10% रिटर्न है ना, क्वेश्चन में बता दिया मुझे। 1.1। वेरी गुड। इसको मतलब अगर मैं स्टेप बाय स्टेप करूं, एक बार देखिए 10 डिवाइडेड बाय में क्या कर दिया 100, मतलब मुझे क्या हो गया, इफ आई इन्वेस्ट 1 रुपी देन आई विल गेट बैक 10 पैसा, है ना, इन सिंपल 0.1। ओके, तो 1 रुपी डालने से मुझे 10 पैसा मिलेगा, 1 टका 10 पैसा। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ प्रिंसिपल के साथ, दैट मीन्स 1.1। तो ये 1 आया ना, ये फॉर्मूला में ऐसे नहीं आ जाता, इसका मतलब होता है इफ आई इन्वेस्ट। सिमिलरली 100 के साथ भी हम लोग देखते हैं, मतलब 1 रुपी डालने से 1 रुपी 10 पैसा आई विल गेट बैक। तो 1.1 को आप बता भी शिवम, तो क्या बता रहा था, कंपाउंडिंग करेंगे ना। यस सर, इंटू करेंगे 2 बार, एक बार तो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा जब इंटू दबाते हैं और 2 बार नॉर्मल। थैंक यू। कॉमर्शियल कैलकुलेटर का यही फंडा ज्यादातर केस में होता है कि जब भी आप इंटू दबाते हो इंटू काउंटिंग में आ जाता है। डिवाइड के केस में ऐसा नहीं होता, उसको डिस्काउंटिंग कहते हैं, अभी बताएंगे आपको। तो अभी इसको 1 बार 2 बार जैसे दबा दिया ना, ये जो वैल्यू आ गया, ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आ गया, इसको 1 लाख के साथ इंटू कर देंगे, आ गया 1,33,100, है ना। फॉर्मूला भी याद, 1 लाख लेस 1 लाख कर लेंगे तो इंटरेस्ट पता चल जाएगा। यस, लेस 1 लाख कर लेंगे तो इंटरेस्ट भी पता चल जाएगा, बड़ा सिंपल है। लेकिन फॉर्मूला भी रटने का जरूरत नहीं है आपको, मीन्स बहुत कुछ क्रिटिकल एरिया आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, आएगा तो, कि उसमें आपको फार्मूला मगअप करने का जरूरत पड़ सकता है, मैं आपको दे भी दूंगा वो सब फार्मूला। बट इन जनरल सेंस अगर आप बोलोगे फार्मूला कौन याद रखता है सर, इतना जरूरी नहीं है ना, आप ऐसे ही देख लो, समझ लो मैटर को कि कैसे कंपाउंडिंग रिटर्न कैलकुलेट करते हैं और कैसे डिस्काउंटिंग वगैरह करते हैं, जैसे मैं आपको लास्ट दिन भी समझाया था। ओके ओके, लेकिन अभी खेल किधर जा रहा है आप देखिए, रिटर्न कैलकुलेशन चल रहा है, वो भी CAGR। ये 1,33,100 तो हमें मिल गया, लेकिन हमें इसका CAGR कैलकुलेट करना है। Referring to the previous section, if you were to change the compound interest, if you charge the compound interest, then this is the same amount of interest you receive from your friend in third year, है ना। Continuing on the same lines, here is another question. If you invest 1 lakh and receive 1,33,100, ध्यान से समझिए, ये तो समझ में आ गया, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपने 1 लाख डाला, आपको 1,33,100 3 years लेटर मिलेगा, देन आपका ग्रोथ रेट क्या है। कई बार फंड एडवाइजर जो होते हैं ना, वैसे समझाते हैं आपके सामने आके, आपके घर में आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड वाले, LIC वाले, है ना, बैंक वाले, आपको बहुत सारी चीज समझाते हैं, एक अच्छा प्लान है, एक अच्छा स्कीम है। हाँ सुमित, ऐसे स्कीम बेचता है ना, 1 लाख रुपया 3 साल में 1,33,000 हो जाएगा, अच्छा प्लान है, देखिए। अब ज्यादातर केस में लोग क्या देखता है, वो तो 33 देख क्या, भाई 1,33,000 हो जाएगा, चलो अच्छा है देख लेते हैं, लेकिन उसको क्या कैलकुलेट करना चाहिए, उसको ग्रोथ रेट देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो वो ग्रोथ रेट इजीली फाइंड कर सकता है, और ये ग्रोथ रेट के लिए उसको क्या देखना चाहिए, CAGR देखना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका अपनाएंगे, फॉर्मूला भी देख लेते हैं और रियल लाइफ में बिना फॉर्मूला का भी आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको अभी बताता हूं ना। अब देखिए, अच्छा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रिटर्न होल टू द पावर टाइम, और उससे हमें पता चल गया ना कि किस तरह से 1,33,100 मिल गया था, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रिटर्न होल टू द पावर नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। जैसे हमारे केस में क्या था, 1 लाख, यही था ना, 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.10 10% था, होल टू द पावर 3 साल, है ना, तो हमें मिल गया था 1,33,100। नाउ पॉइंट इज दैट, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। आपको नॉर्मली ये डायरेक्टली पता था, लेकिन अभी आपको क्या बोला कि आप 1 लाख डाल रहे हो और 1,33,100 हो जाएगा, लेकिन यू डोंट नो दी ग्रोथ रेट, आपको ग्रोथ रेट का पता नहीं है, ठीक है, बोल भी नहीं रहा आपको। अब कौन बैठे बैठे कैलकुलेट करेगा भाई, लेकिन आपका दिमाग अगर फाइनेंस में चलता है ना, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बस थोड़ा सा हार्डली कुछ सेकेंड्स और मिनट देना पड़ेगा आपको। तो आप एक काम करो ना, आप फटाक से रिटर्न कैलकुलेट कर लो। रिटर्न करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो अमाउंट दिखाई दे रहा है ना,
तो जैसे ये रिटर्न अगर इधर आ जाता है, आप ध्यान से देखिए, ये रिटर्न जैसे इधर आ गया, ये अमाउंट इधर आ जाएगा, और ये प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल की इधर था, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट इधर ही रह गया, और ये अमाउंट जैसे इधर आया तो अमाउंट बाई प्रिंसिपल कर देना, ठीक है। होल टू द पावर 1 बाई टाइम, मतलब ये टू द पावर टाइम था, अब ये 1 बाई टाइम हो जाएगा, ठीक है, और -1 कर देना। इसको और एक तरीके से याद रखा जाता है, CAGR के नाम से बोला जाता है, इसको और एक तरीके से भी याद रखा जा सकता है, अमाउंट प्रिंसिपल 1 बाई n, ठीक है, होल टू द पावर 1 बाई n -1। इससे भी एक बढ़िया तरीका है, मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखना है, CAGR कैलकुलेट करने का एक बढ़िया तरीका यही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा अभी फॉर्मूला का जो नाम यूज करूंगा ना थोड़ा अलग लगेगा आपको, लेकिन यही है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये 1 लाख और 1,33,000 में कौन आपको, मतलब कौन सा अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था, मतलब आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और आपका अमाउंट का एंडिंग वैल्यू क्या है। सो अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है 1 लाख और इन्वेस्टमेंट 1 लाख, और जो मुझे रिटर्न में मतलब ओवरऑल मिल रहा है आफ्टर 3 इयर्स 1,33,100, दैट इज ओके ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं बड़ा सिंपल तरीके से, एकदम आम आदमी की तरह, ठीक है, आम आदमी की तरह हम ऐसे बोलेंगे कि अमाउंट एट द एंड, ओके, अमाउंट एट द एंड डिवाइडेड बाय अमाउंट एट द बिगिनिंग, चलेगा ना, या स्टार्टिंग, जो भी बोलो आप, अमाउंट एट द एंड डिवाइडेड बाय अमाउंट एट द बिगिनिंग, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दो, होल टू द पावर 1 बाई n, मतलब उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, जो नॉर्मल टाइम था उसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस कर देंगे 1। अब ये -1 किस लिए, ये -1 किस लिए बता सकते हैं, -1 क्यों किया? बिकॉज हमें तो इंटरेस्ट चाहिए ना, हाँ प्रिंसिपल रेट अमाउंट हटाने के लिए। हाँ, प्रिंसिपल को हटाने के लिए, ताकि हम प्रिंसिपल वैल्यू को 1 मान के चल रहे हैं ना, तो प्रिंसिपल वैल्यू हट जाएगा तो हमें रिटर्न वैल्यू मिल जाएगा, इसीलिए -1। अब आप करके देखो, 1,33,100, दिस इज योर एंड वैल्यू, 1 लाख इज योर बिगिनिंग वैल्यू, टू दी पावर 1 बाई पावर, मतलब जितना साल का आपका फंड है, और उसको माइनस कर दो प्रिंसिपल, जो हमेशा 1 ही होता है, ठीक है, बिकॉज हम लोग यही मान के चलते हैं 1 इज आवर एवरीथिंग, लेट 1, जो बचपन से हम लोग करते हैं, ये हर पूरा को एक एक पकड़ते हैं, तो इसीलिए 1, ठीक है। तो आपको देखो जो करके आएगा दैट इज 10%, करके दिखाए क्या फिर से एक बार, हाँ, ऐसे समझ में आ गया होगा, आप भी कैलकुलेट करोगे ना आपको दिखाई दे देगा। तो आप ये इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, प्रिंसिपल अमाउंट से अगर याद नहीं रहे, आप बड़ा सिंपल तरीके से, मेरे को एंड में क्या मिल रहा है, स्टार्टिंग में मेरा क्या वैल्यू था उसको डिवाइड कर देंगे, टू दी पावर 1 बाई पावर कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, और -1 कर देंगे, बिकॉज मेरे को प्रिंसिपल को अलग करना है, ठीक है, ताकि मुझे इंटरेस्ट मिल जाए। सो आपको 10% इसलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बार तो कीजिए ना, हाँ बोलो, एक बार कीजिए ना कैलकुलेटर में, हाँ कर रहा हूँ, देखिए 1,33,100 ना, 1,33,100 Yes, ना sir. वैल्यू, यस, 1,33,100 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, जो मुझे वैल्यू मिला इसको मुझे क्या करना है, टू दी पावर 1 बाई n, है ना, इसको मुझे क्या करना है, टू दी पावर 1 बाई n। अब ये टू दी पावर 1 बाई n ये क्या है मेरा, 1 बाई 3, क्यूब रूट, है ना, 1 बाई 3। अब ये क्यूब रूट का जो केस है, ये बेसिकली 1 बाई 3 का जो केस है, इसको हम लोग फाइनेंस में बोलते हैं डर्टी पावर, बिकॉज जो नॉर्मल रूट आता है ना वो हाफ होता है, और उसको हम लोग रूट से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट ये 1/3 को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है, मैं आपको बाद में लिखा के देता हूँ, ठीक है, इसका एक लंबा प्रोसेस है। किसी को याद है, शिवम तेरे को याद है डर्टी पावर सॉल्व करने का? डर्टी पावर हाँ, याद नहीं है अभी तक सर। पहले तो रूट करेंगे 12 बार। सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी तुम्हारा वैल्यू होता है उसको 12 बार रूट करना है, ठीक है, ये साइंटिफिक में तो इजीली हो जाएगा, ये साइंटिफिक में तो इजीली हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा इसमें कैसे निकलेगा, कॉमर्शियल में कैसे करोगे,
बिकॉज इसमें तो 1/3 का कोई ऐसा एरिया नहीं होता ना, 1/3 का बार रूट करेंगे लेस वन। चलो एक बार देखते हैं क्या होता है डाटी पावर को सॉल्विंग के। ठीक है, 1.331 जो वैल्यू है मैं डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार रूट हो गया, -1 जो आएगा डिवाइडेड बाई पावर। ठीक है, जो आएगा उसको डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, या फिर 1/3 करेंगे, जो भी हो। तो डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, या इंटू करेंगे तो 1/3, डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाई 3। जो आया इसको +1 कर देंगे। ठीक है, 12 बार इंटू करेंगे, 12 बार सॉरी इक्वल टू। ओके चलो ट्राई करते हैं। हाँ, काउंट करना, 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी ये जो आया इसको इंटू करना है हमें किसके साथ, 100 के साथ। किसके साथ, 100 के साथ। 100 के साथ इंटू करेंगे। हाँ तभी तो 10% आएगा ना, परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100 तो होगा ना। अच्छा, इंटू 100 करने से तो 102 आ जा रहा है। वाह, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? बारोबार इंटू इक्वल टू होता है, बारोबार 10 बार করে 10 बार किया? नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक मिनट रुक जा, फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ हुआ है डाटी पावर का। एक सेकंड, बिकॉज ये टू दी पावर 1/3 है ना, तो जब भी ये डाटी पावर आ जाए, डाटी पावर को सॉल्व करने के लिए हमें वही फॉर्मूला लेना पड़ता है। जो भी आपका वैल्यू होगा, वैल्यू डाल के आपको 12 बार रूट करना है। ठीक है, 12 बार रूट करने के बाद आपको जो भी आएगा उससे -1 करना है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मैं लिखा दूंगा बाद में, लेकिन एक बार ये आ जाए, मेरा कई बार कुछ गलती हो रहा है। 1 मिनट रुको, फिर से करते हैं। हाँ, एक बार ट्राई करते हैं। 1 बिकॉज हमें साइंटिफिक तो अलाउड नहीं है, इसीलिए मुझे ये सब झमेला करना पड़ेगा। 1,33,100 डिवाइडेड बाई 1,00,000। यस, इसका जो वैल्यू होगा इसी को तो 1/3 निकालना है। ओहो, एक गड़बड़ कर दिया। हो गया था रे, हो गया था, सही किया था। ये लास्ट में -1 था ना, उसको भी तो हटाना था, तो हो जाता 10%। दिमाग काम नहीं किया। और एक बार करते हैं, देखो और एक बार देखो। शिवम, समझ में आया तेरे को? ये जो वैल्यू आया था ना, उस वहां से -1 कर देता और इंटू 100 कर देता तो आ जाता। ठीक है, चलो और एक बार करते हैं। कितना वैल्यू था? 133,100 डिवाइडेड बाई 1,00,000, 1.331। ठीक है, इसको करेंगे 12 बार रूट। ओके, 12 टाइम्स रूट करेंगे इसको। चलो करते हैं, 12 टाइम्स रूट। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो आएगा उससे करेंगे -1। ठीक है, डिवाइड कर देंगे पावर से 3, डिवाइड बाई 3। जो आया उससे कर देंगे +1। +1 करने के बाद जो आएगा उसको इंटू इक्वल्स टू करेंगे 12 बार वापस। ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इससे कर देंगे -1। जो आया इसको इंटू कर देंगे 100 से। 10% आ गया। यस सर। सुमित, आया रे? वो लास्ट बार भी सही आया था। मेरे दिमाग में ना वो फॉर्मूला का -1 दिमाग से आउट हो गया था। ये डाटी पावर का सॉल्यूशन हमेशा लंबा होता है ना, तो थोड़ा भूल गया था मैं। समझ में कुछ आया? बिकॉज ये साइंटिफिक में तो इजीली हो जाएगा, टू दी पावर का वहां पर होता रहता है तो आप इजीली कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट कॉमर्शियल? तो उसमें तो ये अलाउड नहीं है ना,
तो इन दैट केस आप डार्टी पावर भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्या इसको मैं लिखा के दूं एक बार? तो एक बात आपको समझ में आया कुछ बताइए? हाँ सर, समझ में आया है सर। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो कि हाउ टू सॉल्व डार्टी पावर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बाद में आपको लिखा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, बाद में मैं लिखा देता हूँ कि हाउ टू सॉल्व डार्टी पावर मैं लिखा दूंगा। जब भी आपको डार्टी पावर कहीं पर भी आ जाए ना, तो आप उसको इस तरह से रूट ओवर का जो रूल्स मैंने अभी दिखाया इसे आप सॉल्व कर सकते हो। डोंट वरी, मैं लिखा देता हूँ कुछ देर में। अच्छा, तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, CAGR को कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर इसके जगह ये 1/3 की जगह अगर 1/2 होता या 1/4 होता, तब तो आप इजी कैलकुलेट कर लेते ना, बिकॉज 1/2 मतलब सिंपल रूट से हो जाता, 1/4 मतलब 2 बार रूट से हो जाता है ना, दैट विल बी वेरी इजी। तो अगर रूट का कुछ भी आ जाए आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट जब भी डार्टी पावर आ जाए, नॉर्मल केस में अगर एग्जाम सिचुएशन नहीं है तो आप नॉर्मल साइंटिफिक से करके निकालो, कोई कौन रोकता है आपको। बट अगर कॉमर्शियल कैलकुलेटर है, एग्जाम सिचुएशन है, आपका डार्टी पावर आ गया कैलकुलेशन करने के टाइम पे, तो आपको तो करना पड़ेगा। तब आप थोड़ी ना बोलोगे नहीं मेरे को साइंटिफिक दीजिए तभी करूंगा। तो यू हैव टू रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। तो बस यही था CAGR का कॉन्सेप्ट। तो CAGR में आपको इस तरह से ग्रोथ को फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसमें आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पता चल जाएगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसे कभी भी मौका मिले कि CAGR क्या है इसका, 3 साल में मेरा ग्रोथ रेट क्या है, या एवरी ईयर मेरे को कितना रिटर्न मिल रहा है, तो आप CAGR को ऐसे यूज कर सकते हो। जो वैल्यू आपको लास्ट में मिला, जो वैल्यू आपने इन्वेस्ट किया, टू दी पावर का रेसिप्रोकल कर देना, मतलब जो नॉर्मली 3 साल होगा तो 1/3 और -1। ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू है उसको माइनस करने के लिए। सो अल्टीमेटली धीरे धीरे पहुंच ही गए सर हम लोग कॉन्सेप्ट में कि कंपाउंडिंग का जो रिटर्न कैलकुलेट करने का जो बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है, वन इज एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेशन। जो आप 1 साल का बात हो तो आप एब्सोल्यूट कैलकुलेट करें, लेकिन जब भी बात मोर देन 1 ईयर का हो तो आपको CAGR के थ्रू से जाना चाहिए। तो CAGR तो कैसे जाएंगे वो तो आपने देख लिया, और अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं पता तो उसका भी आप कर सकते हो। अच्छा, अब क्या बताएंगे, अब आपको बता देते हैं ना एक बार कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में, जिसको मतलब आइंस्टाइन ने दुनिया का 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला था। Albert Einstein once described compound interest as the 8th wonder of the world, and I guess he could not describe it any better. To understand why you need to understand the compound interest in conjunction with time, compounding in the finance world refers to the ability of money to grow. पैसा कैसे ग्रो होता है, given that the gains of year 1 get reinvested for year 2, gains of year 2 get reinvested for year 3, so and so forth। जो हम लोगों ने अभी करके भी देखा कुछ एरिया में कि कैसे हर साल का पैसा कंपाउंडिंग होते होते मेरा पैसा बढ़ते जाता है, ये तो सबको पता है। इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर यू इन्वेस्ट 100 विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 20% ईयर ऑन ईयर। ध्यान से देखिएगा, एक फंड है जो बोला कि एवरी ईयर 20% ग्रोथ देगा। रिकॉल दिस इज ऑल्सो कॉल्ड CAGR और सिंपली द ग्रोथ रेट। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द मनी ग्रोज 120। ध्यान से देखिएगा प्लीज, ओके, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको समझ में आएगा, और ये भी पता चलेगा आइंस्टाइन ने क्यों इसको दुनिया का 8वां अजूबा बोला था। वाई दिस इज कॉल्ड 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड एज पर आइंस्टाइन, है ना। देखिए ध्यान से, 100 रुपया है, 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जिसको हम लोग CAGR से अगर देखें तो ग्रोथ रेट सिंपली समझ आ जाता है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपका मनी क्या बन जाएगा, 100 का पैसा कितना हो जाएगा 20% में? हाँ शिवम, 120। एट द एंड ऑफ ईयर 1 यू हैव 2 ऑप्शन। अब 1 साल बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। लेट ₹20 इन प्रॉफिट रिमेन्स, हाँ, इन्वेस्टेड अलॉन्ग विद द ओरिजिनल प्रिंसिपल 100। एक काम करो, आप जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसमें जो 20 आया उसको फिर से री इन्वेस्ट कर दो। ये ऑप्शन है ना आपके पास। जो प्रॉफिट आपने कमाया आप उसको इन्वेस्टमेंट में रख लो, री इन्वेस्टमेंट में रख लो, मतलब उसको विथड्रॉल मत करो। लेकिन आपके पास अनदर ऑप्शन भी है, जो प्रॉफिट आपने कमाया उसको आप विथड्रॉल कर लो 20 रुपीज को। ये ऑप्शन आपके पास है कि नहीं है, बताओ ना। है सर, है ना। तो अब ऐसे केस में कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको क्या डिफरेंस क्रिएट करके देता है, और क्या किस लिए आइंस्टाइन ने इसको 8th वंडर बोला, आपको अभी देखो समझ में आएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल है। नाउ यू डिसाइड नॉट टू विथड्रॉ 20 प्रॉफिट। आपने डिसाइड किया कि आपको 20 रुपया विथड्रॉल नहीं करना है। इंस्टेड यू डिसाइड टू री इन्वेस्ट द मनी फॉर सेकेंड ईयर। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 120 ग्रोज 20%, क्योंकि कंपाउंडिंग है 100 पे तो नहीं चलेगा ना। 100 एक साल में 20% में
बढ़ के आ गया 120 पे। अब नेक्स्ट ईयर ये फिर से 120 पे 20% करेगा, तो आपका फंड फिर से Yes. बढ़ के हो गया 144। फिर थर्ड ईयर में ये फिर से 20% चार्ज करेगा, फिर ये बढ़ के हो जाएगा 173। ऐसे ही होगा ना, थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर 20%, थर्ड ईयर में 173 करके देखो एक बार। 144 इंटू 20% प्लस इक्वल्स टू, तो 20% 173। सो एंड 172.8 आ रहा है तो उसको 173 कंसीडर कर दिया 0.5 से ज्यादा है तो ये सब कर सकते हैं। तो 173। अब क्वेश्चन इज दैट कि इस तरह से आपका फंड ग्रो होता जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ कंपेयर दिस विद विथड्रॉइंग ₹20 प्रॉफिट एवरी ईयर। अगर आप हर साल 20 करके प्रॉफिट उठा लेते 3 साल में, तो आपके पास क्या प्रॉफिट होता? अगर आप 20 करके एवरी ईयर प्रॉफिट विथड्रॉल कर लेते, तो आपका कलेक्टेड प्रॉफिट कितना बनता? 20 इंटू 360। लेकिन आपने क्या डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे विथड्रॉल नहीं करना है, मुझे री इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सिंस यू डिसाइड टू स्टे इन्वेस्टेड, द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 3 ईयर इज 173। और हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपका जो 20 करके 3 करके 3 साल में 60 प्रॉफिट आपका हुआ था, लेकिन जब आपने उसको रख लिया, ठीक है, इन सिंपल में ऐसा भी बोल सकता हूं कि आपका 100 का इन्वेस्टमेंट था, 60 आपका प्रॉफिट है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ना कि 100 का इन्वेस्टमेंट हर साल प्रॉफिट विथड्रॉल करके मेरा 160 होता 3 साल में। यस ना? यस सर। लेकिन जब Yes, आपने 100 का इन्वेस्टमेंट 3 साल में इन्वेस्ट करके रखा, आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 173। 173। नाउ क्वेश्चन इज दैट आपने कितना एक्स्ट्रा इनकम किया? 13 रुपीज। पॉइंट टू बी नोटेड। आम नजर में देखो तो ये 13 है, आम नजर में देखो तो ये 13 है, लेकिन थोड़ा खास नजर से देखो तो ये 13 नहीं है, मतलब दिस इज नॉट जस्ट 13। कैसे? बिकॉज आपने जो 13 कमाया ये 60 के बेस पे कमाया, तो अब ऐसे बोलो ना कि 13 जो एक्स्ट्रा आपने कमाया वो 60 के बेसिस पे कमाया, तो इसका कितना एक्स्ट्रा रिटर्न होता है आपको? 13 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 21.67%। आया? कैलकुलेट किया आप लोगों ने? समझ में आ रहा है ना? यस सर। 13 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, ये परसेंटेज वाइज 21.67% होता है। अब आप बोलोगे नॉर्मल इंसान बैंक में 5% 6% के लिए तरस जाते हैं, हाँ, पोस्ट ऑफिस में, हाँ, पोस्ट ऑफिस में थोड़ा सा अगर कहीं पर 6.5% देता है ना, लोग लाइन लगा देते हैं कि बैंक से ज्यादा मिल रहा है, भी पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब पैसा जमा कर देते हैं। गवर्नमेंट सेविंग्स में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर थोड़ा ज्यादा मिल जाए, लोग उसमें भी इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड अगर थोड़ा सा बोल दे कि भाई 8% देंगे, या LIC अगर बोल दिया कि 7-8% देंगे, तो लोग पैसा वहां पर रिटर्न कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर उसको लग रहा था 13 रुपीज, लेकिन ये तो 21.67 मतलब ऑलमोस्ट 22% निकला सर। जस्ट पैसा आपने इन्वेस्ट करके रखा, आपने 22% ज्यादा कमाया। समझ में आ रहा है कैसे पैसे से पैसा बनता है? हेलो यस सर। सुमित, सौकत बाबू बोलिए, क्लियर हो रहा है ना? कोटिते बोले दादा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर यही चीज लाख में या करोड़ में होता आप समझ लो, लेकिन आम इंसान को क्या होता है ना, वो उसको लगता है क्या है 10% है, 20 करके प्रॉफिट उठा लेंगे, उसमें क्या है। लेकिन जस्ट आपने इन्वेस्ट करके रखा और वो कंपाउंडिंग होते रहा, तो आपका कंपाउंडिंग आपको 21% 22% रिटर्न जनरेट कर दिया 3 साल में। कैन यू इमेजिन सर? दैट इज द रीजन क्यों आइंस्टाइन ने इसको वंडर, मतलब 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा। समझ में आ रहा है ना? बिकॉज यू ऑप्टेड टू डू नथिंग, आपने कुछ ना करने का सोचा था, मतलब ये हर साल प्रॉफिट उठा के दोस्तों को पार्टी नहीं देना है, ठीक है, या फिर अपना कुछ पर्सनल क्या बोलूं, लग्जरी को थोड़ा सा अपने साइड में रखा, कुछ भी आपका, ठीक है, तो आपने प्रॉफिट को आपने थोड़ा सेक्रीफाइस किया कि नहीं ठीक है, मैं कुछ नहीं करना है मुझे, ठीक है, बिकॉज यू ऑप्टेड टू डू नथिंग एंड डिसाइड टू स्टे इन्वेस्टेड। इसलिए बहुत लोग, हाँ बोलो। 1 करोड़ रुपए लगाते तो 3 साल में कमाते 12,80,000 रुपए। समझ में आ गया ना? बस यही तो है Yes, sir. मतलब बहुत लोग ना सोचते हैं नहीं मेरा फंड ना ग्रोथ नहीं कर रहा है, मेरा फंड ना ग्रोथ नहीं कर रहा है। अरे भाई थोड़ा समय देना पड़ता है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट अगर आपको देखना है तो तभी तो मैजिक समझ में आएगा, है ना? अब देखना आजकल यूट्यूब में बड़ा अच्छे इन्वेस्टर्स जो वीडियोस बनाते हैं, जो लोग मतलब कुछ किया है तो उनका दिखाते रहते हैं, मैं कभी कभी देखता हूँ कि वो देखना, उसका एक चीज होता है डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ठीक है, और पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट में ना टिके रहना।
रोज ऐसा नहीं कि पैसा आज डाले कल उठा लिए, आज डाले कल उठा लिए, कुछ तो हो नहीं रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा है। अरे भाई पेशेंस कहाँ है आपका? थोड़ा पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करके रखो, थोड़ा धीरज बना के रखो। हाँ, बिफोर दैट यू मस्ट चूज द राइट फंड, है ना। सही फंड चूज करना भी एक कला होता है, वो सिखाएंगे धीरे धीरे। हाँ सर, अगर करोड़ रुपए पे अगर सिर्फ प्रॉफिट हटाते तो 6 लाख रुपए कमाते, पर उसी को कंपाउंड किए तो 12,80,000 रुपए कमाए, यानी 6,80,000 रुपए कमाए, डबल से भी ज्यादा। समझ तो रहे अगर हैं इसको सर ये कैलकुलेशन थोड़ा मेरे को मतलब समझना है सर, वो थोड़ा मतलब वो राइट डाउन कर देते तो अच्छा होता। কোনটা 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 বলুন? ওই আগেরটা একটা ছিল যে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের ওই আপনার যেটা ওই কিউব রুটটা ছিল ওটা, আর ডার্টি পাওয়ার ডার্টি পাওয়ার আমি লিখিয়ে দেবো নোটস, ওয়েট। আর তারপরে এইটা পরেরটা যেটা 21% যেটা করলেন, এটা তো খুব সিম্পল করেছি, এটা তো কিছুই করিনি, এটা তো আমি এখানেই লিখিয়ে দিচ্ছি, আপনি নোট ডাউন করে নিন, আমি নোট শেয়ার করে দেবো আপনাকে। अच्छा এইখানেই আমি লিখে দিচ্ছি, कुछ नहीं किया यहाँ पर। आप बस मुझे ये बता दो, जस्ट टेल मी, ये जो 20 करके आपका प्रॉफिट था एवरी ईयर, ये तो समझ में आया था? हाँ 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट, 20% प्रॉफिट, है ना, जो मुझे जनरेट, मतलब ईयर ऑन ईयर मेरा ग्रोथ है ये 20% का। तो 100 का ग्रोथ रेट अगर ईयर ऑन ईयर 20% करके है तो एवरी ईयर मुझे 20 तो मिलेगा, ये तो सिंपल है। तो अगर मैं हर साल का प्रॉफिट विड्रॉल कर लेता तो 3 साल का प्रॉफिट है 20 + 20 + 20। मैं इसे डायरेक्टली सोचा, मतलब इसको मैं कंपाउंड नहीं किया, सिंपल इंटरेस्ट में। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में इसको 20 20 20 करके प्रॉफिट विड्रॉल करता तो दिस इज जस्ट इक्वल्स टू 60। और इन सिंपल मैंने इन्वेस्ट किया था 100, जिसका मेरा टोटल कितना हो गया अभी, कैपिटल कितना हो गया 160। तो 100 इन्वेस्ट किया, 160 हुआ 3 साल में। अगर मुझे कोई परसेंटेज पूछे तो मेरा रिटर्न 20% का ही है। लेकिन जब मैं इसको कंपाउंड किया, मतलब मैंने कुछ नहीं, मैंने बस इसको कंपाउंड लेवल में स्टे इन्वेस्टेड, सिंपल बात है, मैंने विथड्रॉल नहीं कर लिया, मैं बस स्टे इन्वेस्टेड। स्टे इन्वेस्टमेंट में आपका ये अमाउंट 173 कैसे आया, ये क्लियर हुआ आपको? हाँ, या फिर इसको एक बार दिखा देता हूं मैं, नो इशू। 173 कैसे आया? आपने इन्वेस्ट किया 100, है ना, आपने इन्वेस्ट किया, एक सेकेंड रखिए, कितना परसेंटेज था हमारा 20% ना, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं, 0.2 प्लस कर लेते हैं 1.2, इसको इंटू एक बार कर दिए, कंपाउंडिंग कर रहे हैं, अब 2 बार इक्वल मरेंगे, 3 साल का, 3 साल का ही है ना, इंटू कर देंगे 100 जो प्रिंसिपल है, 172.8, दैट इज ओवरऑल 173। नाउ दिस 173 जब मैंने अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखा और कंपाउंडिंग लेवल में, और नॉर्मली सभी जगह में कंपाउंडिंग ही मिलता है, अब यही मेरा कंपाउंडिंग का पैसा, जो मेरा 100 इन्वेस्टमेंट का पैसा कहाँ जाके रुका, 173 में। नाउ पॉइंट इज दैट सिंपल लेवल में जो 160 हो रहा था, कंपाउंड में वो 173 हो गया, मतलब यहाँ पर मैंने हर साल प्रॉफिट विड्रॉल कर रहा था, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं, बस स्टे इन्वेस्टेड रहा, तो मेरा जो फंड है वो 173 में जाके रुका। तो मैं पूछा आपको कि 173 और 160 में डिफरेंस कितना है? 13। अब ये 13 आपने जो एक्स्ट्रा कमाया वो बेसिकली आप 60 के बेसिस में कमाए ना, मतलब जो 60 का आपका प्रॉफिट है, इसको अगर इसको आपने विथड्रॉल नहीं किया, बदले में आप इसको इन्वेस्ट करके रखा, तो तभी तो आपको एक्स्ट्रा 13 मिला। तो जस्ट 60 विथड्रॉल ना करने के कारण 3 साल में आपको एक्स्ट्रा 13 रुपीज मिला, तो 13 ऑन 60 कितना परसेंटेज होता है? 21.7%, दैट इज अप्रोक्स 22%, अप्रोक्स बोल सकते हैं ऐसे, अगर एक्यूरेटली बोले तो 21.7%। नाउ पॉइंट इज दैट कि जो 13 के लिए आप सोच रहे थे कि ये 13 ऐसा इतना बड़ा क्या चीज है, लेकिन ये 13 एक्चुअली 13 नहीं है, ये 13 तो 21.7 है ना। तो कोई आम इंसान क्या सोचेगा कि नहीं 160 मिल रहा है, उसकी जगह 173 मिल रहा है, ठीक है भाई 13 के लिए इतना क्या, लेकिन ही 13 रुपीज जब आप बड़ा अमाउंट में सोचोगे तो इसका एक्चुअली परसेंटेज करो आप कि 60 रुपीज इन्वेस्ट करने के कारण आपको 13 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, और ये 13 रुपया नहीं है, ये 13 रुपया 21.7% है, जिसके लिए मैं आपको बोला ना कि लोग तो 5% के लिए
तरस जाते हैं कि 5 से जगह 6 मिल जाए तो दूसरे जगह में देखेंगे। ये 21.7 13 रुपया जस्ट बिकॉज मैंने 60 रुपीज इन्वेस्ट करके रखा, उसके बदले मेरे को 13 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो जिसका रिटर्न एक्चुअली 21.7 है। तो यही कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, तो यही मैं एक्चुअली समझाया था। और रही बात आपने जैसे प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ेगा, ये परसेंटेज भी और बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने अभी 1 करोड़ पे किया, तो अगर मैंने परसेंटेज निकाला तो वो है 113.33%। 113.33%। हाँ, 1 करोड़ पे कंपाउंडिंग किया तो नॉर्मल 1 करोड़ पे किया 20% के हिसाब से, और 1 करोड़ पे अलग से वो क्या कहते हैं कंपाउंडिंग किया, तो कंपाउंडिंग करने पे आंसर आया सिर्फ इंटरेस्ट आया 12,80,000 रुपए, और नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से किया था तो आया था 6 लाख रुपए। हाँ, तो फिर तो उसमें से बोला, हाँ, हाँ, तो फिर नॉर्मल पे उसमें किया से तो 6,80,000। नहीं, नॉर्मल पे आया तो 6 लाख रुपए। अच्छा, 6 लाख। हाँ, और कंपाउंडिंग पे किया तो आया 12,80,000 रुपए। 12,80,000 मतलब हाँ, तुमने तो अगर एक्स्ट्रा 6,80,000। 6,80,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख करेंगे इंटू 100 करेंगे तो एक 113.33% एक्स्ट्रा कमाया मैंने। अच्छा, 6,80,000 जो तुम्हारा एक्स्ट्रा अर्निंग हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? 6 लाख के कारण हो रहा है। हाँ, 6 लाख, उसको डिवाइड करिए, 6,80,000 को डिवाइडेड बाय 600, 6 लाख। 6,80,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख। चलो देखते हैं, शिवम ने किया, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अपने हिसाब से। 6,80,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 113% एक्स्ट्रा। यस, वो तो दिख ही रहा है ना? वो तो दिख भी रहा है कि मेरा डबल से भी ज्यादा हुआ ना। यस सर, डबल से भी 13.33 ज्यादा हुआ। डबल से भी ज्यादा हुआ ना। यस, सो दिस इज हाउ कंपाउंडिंग इफेक्ट एक्चुअली वर्क्स। एंड इसीलिए, हाँ बोलो बोलो। ये कितने साल में हुआ? 3 साल में हुआ, 1 करोड़ रुपया। 3 साल पे 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ इन 3 years। 3 साल में डबल? हाँ नहीं, 3 साल में 1 करोड़ डबल नहीं हुआ, इंटरेस्ट वैल्यूएशन। इंटरेस्ट हाँ, इंटरेस्ट वैल्यूएशन मतलब 1 करोड़ में नॉर्मली शिवम ने किया, मैंने भी तो किया नहीं। 1 करोड़ को उसने इन्वेस्ट किया 20% रेट में, ठीक है? तो 20% रेट में उसने इन्वेस्ट करके 3 साल में देखा, आप भी करके देख सकते हो। 1 करोड़ 20% रेट में 3 years में कितना बोला शिवम? चलो देख लेते हैं। नहीं सर, मैंने एक जीरो कम लगा दिया। 20% के हिसाब से 20 लाख होगा, मैंने 6 लाख लिया, तो 60 लाख होता, मैंने उसको 6 लाख ले लिया। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, इसीलिए मैं देखा। हाँ। 1 करोड़, तू जो बोला मैं उसी देख रहा था, अभी मैं देख रहा हूँ खुद से। देख, अच्छा 20% ना, तो 20 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? 100। 0.12 प्लस कर देंगे 1, ठीक है? एक बार इंटू दबाएंगे और 2 बार इक्वल करेंगे, जो आएगा इसको इंटू कर देंगे 1 करोड़ के साथ, ठीक है? 7 जीरो आएगा। आया? तो आ गया कितना? 1 करोड़ 72,80,000, है ना? ये कंपाउंडिंग करके आ रहा है, ठीक है? ये कंपाउंडिंग करके आ रहा है 1 करोड़ 72,80,000, ठीक है? वही मैं सोच रहा, ये 113% कैसे आ रहा है? इतना नहीं होगा। हाँ, वो हमारा जीरो का गलत हो गया था। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, तो 1 करोड़ 72,80,000, तो मतलब ऐसे देखो तो 72,80,000 का तुमने एक्स्ट्रा कमाया। अगर तुमने इन्वेस्ट करके रखता तो तुम्हारा कितना आता? 60,000 होता, है ना? 60 लाख 72,80,000, हाँ 60 लाख का होता, 60 लाख का होता। तो 60 लाख की जगह तुमने कितना कमाया? 72,80,000, ठीक है? तो 72,80,000 और 60 लाख में कितना डिफरेंस है? 12,80,000। 12 लाख। वही आ रहा है सर, जो आपने इंटरेस्ट निकाला ना 21, वही आ रहा है। मेरा जीरो की वजह से गलत हो गया था। मैंने क्या किया, 12,80,000 ये जो डिफरेंस निकाला ना, इसकी जगह मैंने 6 लाख ले लिया। मेरे को लगा 60 लाख के 6 लाख, और ये डिफरेंस वहां से गलत हो गया मेरा। 12,80,000 तो वही होगा ना, वो तो सेम यही परसेंटेज है। इंटरेस्ट सेम, हाँ इंटरेस्ट सेम दे रहा है, यही परसेंटेज है। वही मैं सोच रहा 113 कैसे आ, ठीक है? वो कुछ कैलकुलेशन, ठीक है, समझ गया, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ बात, ठीक है? तो बेसिकली ये है कंपाउंडिंग इफेक्ट। नाउ अब कोई भी चार्ट आप देख लो कंपाउंडिंग इफेक्ट का, स्टॉक मार्केट में देख लो, म्यूचुअल फंड का देख लो। आप आज इन्वेस्ट करते हो 120 रुपीज में, अगर उसमें मतलब कंपाउंडिंग इफेक्ट अगर लग जाता है ना, तो
तो ईयर ऑन ईयर 20% रेट में अगर आप ऐसे चलते जाओ, आप देख सकते हो यहाँ पर 20% रेट में 120 रुपीज कितना साल में, 10 साल में 620 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन ये कंपाउंडिंग इफेक्ट में जाएगा, 100 रुपया 10 साल में 600, आप समझ सकते हो ना, 6 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट है अगर आप इसको प्रॉपरली यूज करते हो तो 100 इन्वेस्टेड एट 20% ग्रोथ ओवर 10 ईयर पीरियड। तो ये हम लोग आज पर्सनल फाइनेंस में टाइम समझे। अब आगे क्या करना है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसमें आपको मैंने मेन क्या चीज सिखाया, 2-3 चीज इसमें आ गया, ठीक है। एक था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल तरीका। दूसरा था इंटरेस्ट एंड रिटर्न आर लाइक टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। तीसरा एब्सोल्यूट रिटर्न इज अ मेजर ऑफ ग्रोथ इन रिटर्न व्हेन योर इन्वेस्ट इज फॉर लेस देन अ ईयर। जब आप 1 साल के कम टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हो तब आपको एब्सोल्यूट रिटर्न मेंशन करना, मतलब कैलकुलेट करना चाहिए। जब आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा हो तो आपको CAGR कैलकुलेट करना चाहिए। रिटर्न कैलकुलेट करने का भी आपको तरीका समझाया गया। कंपाउंडिंग वर्क्स बेस्ट व्हेन यू गिव योर इन्वेस्टमेंट इनफ टाइम टू ग्रो। कंपाउंडिंग आपका तभी सबसे अच्छा काम करता है जब आप इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का टाइम देते हो। अगर आप ग्रो करने का टाइम नहीं देते, जल्दी जल्दी अपना प्रॉफिट को बुक कर लेते हो, विथड्रॉल कर लेते हो, तो आप एग्जैक्टली वो वैल्यू आपको क्रिएट नहीं होने को मिलेगा जो आपको कंपाउंडिंग में टाइम देने से मिलता है, जो आपने देखा, अभी देखा आपने। तो ये था एक कॉन्सेप्ट पर्सनल फाइनेंस का। लेकिन अच्छा, ये वाला पार्ट क्लियर है ना? मुझे याद है मैं डर्टी पावर का फॉर्मूला नहीं लिखा है, मैं लिखा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन आपको मैं आगे कुछ और बातें करना चाहता हूं, देख लीजिए एक बार। सुमित का आवाज नहीं आ रहा है? सुमित, हाँ दादा बोलो। समझ में आया ना? क्लियर हुआ ना तेरे को? अरे क्लियर हो जाएगी, हाँ नहीं बोल। हाँ दादा हो গেছে। ओके, नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, पर्सनल फाइनेंस में थोड़ा और एडवांस लेवल में जा रहे हैं, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, थोड़ा ट्रिकी एरिया है। कोई अगर फाइनेंस पहले पढ़े हो मेरे पास तो शायद उनको थोड़ा सा ऐसा लगेगा, या फिर मेरे पास में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी अगर फाइनेंस पहले पढ़े हो तो थोड़ा सा आइडिया जरूर रहेगा उनका। लेकिन मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ इसमें। कॉन्सेप्ट इज दैट मनी टुडे वर्सेस मनी टुमारो। फाइनेंशियल, ये आम आदमी के लैंग्वेज में ही होता है कि आज का पैसा और कल का पैसा, ठीक है। तो ये आज का पैसा और कल का पैसा में फर्क क्या है मैं आपको समझाने वाला हूँ, वेट कर, ठीक है। तो मनी टुडे वर्सेस मनी टुमारो, इसको फाइनेंशियल लैंग्वेज में बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चैप्टर होता है फाइनेंस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। अभी फाइनेंस का चैप्टर नहीं जानना है, फॉर अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फंड हमें रिटर्न कैलकुलेट करना है या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में ये बड़ा मुझे हेल्प करेगा। मनी टुडे वर्सेस मनी टुमारो, ओके। तो मनी टुडे वर्सेस मनी टुमारो, तो इसके लिए हमें कुछ एग्जांपल क्रिएट करना है। तो आज ये पूरा चैप्टर शायद मैं कवर ना कर पाऊँ, बट मैं थोड़ा सा आइडिया तो आज आपको क्रिएट करके ही जाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए फटाफट। फॉर ए मोमेंट assume a friend of yours is a very generous mood and he gives you 2 offers। आपका कोई दोस्त है, बड़ा मूड में है और आपको 2 ऑफर दिया, बोला कि भाई 10,000 रख ले। अब भी ध्यान से सुनना, अच्छा मूड में है, दोस्त आपको बोल रहा है, बड़ा आदमी है, दे देता है, 10,000 रख ले राइट अवे नाउ। ऑप्शन बी, he promised to give you 10,000 exactly 2 years from now। क्या चूज करोगे? सिंपल सवाल कर रहा हूं, इन सिंपल वे में। आज 10,000 लोगे कि 2 साल बाद 10,000 लोगे? आज सर। आज मस्ती Yes. मारना है इसलिए, हाँ? नहीं सर, मस्ती का बात नहीं सर, क्योंकि जो आज मनी का वैल्यू आगे जाके वो डेफिसिट होगा, क्योंकि आज 10,000 में जो मैं खरीद सकता हूँ शायद आगे जाके वो चीज 10,000 में उस चीज नहीं आ पाए, क्योंकि मनी का वैल्यू अभी ज्यादा आगे जाके कम होगा वो। लेकिन ये भी तो है, देख ध्यान से सुन बात। सपोज मान कि तेरे को अभी पैसे का जरूरत नहीं है ना, हाँ, तो 10,000 लेगा तो बेकार में खर्चा कर देगा, तेरे को कोई काम नहीं चाहिए खर्चा पैसा। तो सर मैं इन्वेस्ट भी तो कर सकता हूँ या फिर बैंक में डाल दूंगा, कुछ भी करूंगा आज। थैंक यू सर, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा जवाब दिया शिवम तूने कि 10,000 मुझे अगर आज मिलता है या 2 साल बाद मिलता है तो ऑब्वियसली मुझे 10,000 आज ही लेना चाहिए, लेकिन 2 साल बाद अगर मुझे 10,000 दिया जाता है तो ऑब्वियसली 10,000 नहीं, मुझे उससे ज्यादा चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज दैट कितना ज्यादा? हाँ, 2 साल बाद लोगे तो कितना एक्स्ट्रा लोगे? हाउ मच एक्स्ट्रा? टुडे 10,000,
2 years later 10,000 और मोर, या मोर तो कितना मोर, इसका हिसाब कैसे होगा सर? यही चैप्टर, ये जो टॉपिक अभी आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ पर्सनल फाइनेंस में, कि आपको एग्जैक्टली कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है, या कितना ज्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, किसी भी फंड से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसके लिए आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना होगा। मैं थोड़ा सा आज स्टार्ट करता हूँ। हाँ बोलो सर। इसको क्या सर वो बोलते हैं शायद डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, ये बोलते हैं। यस, इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। टाइम, मनी टुडे वर्सेस मनी टुमारो, ठीक है, इन सिंपल दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और कुछ नहीं। इसमें आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का दो बड़ा कॉन्सेप्ट, फेमस कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का ही खेल है कि आप अपना फाइनेंस को ग्रो करने में बड़ा हेल्प करेगा आपको, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, आज क्या वैल्यू है, फ्यूचर में क्या वैल्यू होगा, और उसका बेसिस क्या होगा, जो बहुत जरूरी है आपके लिए। इसके बिना आप कहीं पर भी पैसा डालो, आप प्रॉपर वे में नहीं चल पाओगे, है ना। हाँ, किसी के कहने पे चल सकते हो, ठीक है, हाँ भाई किसी ने बोल दिया कि भाई ये यहाँ करो वहां करो, बट आपको पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। आपको पता होना चाहिए ना भाई आपके पैसे के साथ क्या हो रहा है, क्या बोलते हो, आपके पैसे के साथ क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या रे, একদম। ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पर मतलब समझा जाएगा एकदम प्रैक्टिकली कि क्या 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 केस इंसान की जिंदगी में होता है और उसको वो किस तरह से डील करेगा, ठीक है। और उसमें ये मनी टुडे वर्सेस मनी टुमारो बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि 10,000 या 10,000 बाद में उसमें कितना एक्स्ट्रा, टू ऐड अ लिटिल ट्विस्ट, एज यू डू नॉट नीड मनी टुडे बट इन 2 years यू आर प्लानिंग टू बाय ए न्यू कार। 2 साल बाद आपको गाड़ी खरीदना है, शायद आपको पैसा काम में आ जाए, है ना। अच्छा, will you take the money today even though you do not need the money, or will you take the money 2 years from now and when you will need the money? जैसे शिवम ने बताया कि सर अभी ले लेंगे कहीं पर इन्वेस्ट कर देंगे, यस दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है, ले लेंगे कहीं पर इन्वेस्ट कर देंगे, है ना। तो शिवम का ये आइडिया मुझे जबरदस्त लगा, एकदम सही आइडिया शिवम ने यहाँ पर दिया। अच्छा, क्या आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है क्या? ये सर হ্যাঁ দাদা। बराबर सर। एक मिनट रुकना, चक्कर में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा देखो क्या हो रहा है, फिर भी रुको, देखो सर। अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज दैट देयर इज नो क्वेश्चन योर फ्रेंड बैकिंग आउट ऑफ हिज प्रॉमिस आफ्टर 2 years, मतलब आपका दोस्त आपका पैसा देगा, उसने बोला ना 10,000 देगा आपको, 10,000 वो आपको देगा, ठीक है, मतलब स्टोरी समझ लो एक बार, 10,000 तो आपको मिलेगा। पॉइंट इज दैट क्या अभी लेना है कि बाद में लेना है, और बाद में लेना है तो कितना लेना है। सो गिवन दिस 2 क्वेश्चन, रियल लाइफ में लोगों के मन मतलब इस तरह का सवाल उनके सामने आता है, ठीक है। सो गिवन दिस 2 क्वेश्चंस एंड द अदर थिंग्स अराउंड इट, व्हिच वन आर यू लाइकली चूज, कौन सा चूज करोगे? If I were to guess, most of you reading this will opt for option B, because ये ऑप्शन बी वही चूज करेगा जिसको फाइनेंस का आइडिया नहीं होगा। शिवम को फाइनेंस का आइडिया है, इसलिए शिवम थोड़ा ऑप्शन ए की तरफ बात किया। जिसको एकदम फाइनेंस का आइडिया नहीं है, ठीक है, और मन में फुर्ती करने का इरादा नहीं है, जेन्युइन इरादा है कि भाई दोस्त पैसा ऐसे ही नहीं देगा, जरूरत में देगा, तो आपका जरूरत नहीं है तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए तो मैं ले लूंगा तुमसे। द रैशनल बीइंग दैट there is no real need of money today, so if you were to take the money today, you will spend that money on unnecessary things and waste that money, and hence you are better of taking that money 2 years later। उससे अच्छा है कि भाई जब जरूरत होगा मैं तुमसे मांग लूंगा, तुम दोस्त को ऐसे ही बोल रहे हो। नाउ अब आपके सामने फिर से कुछ सवाल हो रहा है। assume that the above were be true and here are few questions to you. Does it make sense to equate money across timelines, that is money today versus money tomorrow, ठीक है। How do you move money across a timeline to ensure we compare the right value of money? अब इसके लिए आपको मनी का वैल्यू को प्रॉपर वे में कंपेयर करना चाहिए, है ना। To make the right decision, you need to have a clarity on moving money across the timeline and you need to compare value of money today versus the value of money tomorrow। तो आपको क्या करना है, आज का 10,000 और 2 साल बाद का 10,000 का कंपैरिजन आपको करना चाहिए, ठीक है। अब इस कंपैरिजन के लिए आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी डिपेंड करता है। आपका लाइफ में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है कि भाई मैं किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करूंगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड में करे, स्टॉक मार्केट में करे, घर में करे, बाड़ी में करे, मतलब लैंड जमीन खरीदे, तो उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी जरूर चेक करना चाहिए।
अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे मैं आपको क्या बोला, दो कॉन्सेप्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट का नाम होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी और दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अब आपको मैं ये पूरा केस को थोड़ा पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी से समझाता हूँ कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी है क्या। ध्यान से देखिए, ठीक है। We all buy assets, हम सभी कोई एसेट खरीदते हैं with the hope that it will generate a decent return over a time। यही सोच के करते हैं कि ये मुझे फ्यूचर में अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू बाई अ पीस ऑफ लैंड टुडे, अगर आज हमें कोई जमीन खरीदना है, ध्यान से सुनिएगा, देन आई वुड एक्सपेक्ट इट टू ग्रो एट अ सर्टेन वैल्यू, है ना, इन 15 ईयर्स, 15 साल में मेरा जमीन का कोई वैल्यू क्रिएट हो जाए और मुझे मेरा जमीन मिल जाए, मतलब जमीन बेचने का मौका मिल जाए। द अमाउंट ऑफ मनी आई विल रिसीव when I sell this piece of land in 15 years will have a very different value when we compare the same value today। मतलब आज वो जमीन को मैं जिस दाम में सेल कर सकता हूँ, 15 साल बाद ऑब्वियसली मुझे थोड़ा ज्यादा दाम ही तो मिलेगा। हेलो, ये बात तो एग्री कर ही लोगे ना आप लोग कि आज जमीन को जिस दाम में मैं बेच सकता हूँ 15 ईयर्स लेटर मैं उसे ज्यादा दाम में ही बेच सकता हूँ। नाउ पॉइंट इज दैट 15 ईयर्स लेटर अब जो दाम में जमीन को बेच पाओगे उसका आज का वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है ताकि आप सटीक डिसीजन ले सको, राइट डिसीजन ले सको। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द फंड्स यू आर लाइकली टू रिसीव इन फ्यूचर इन टुडेज टर्म्स। जो 15 साल बाद आपको मिलेगा उसका आज का क्या वैल्यू है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? 15 साल बाद मतलब आप फ्यूचर में जाते हो टाइम लाइन में और फिर वापस आते हो, पहले फ्यूचर में चले गए 15 ईयर्स लेटर, ठीक है, 15 साल बाद, लेकिन उसको फिर से आज में, जैसे मूवी में चलता है ना, ठीक है, 15 साल बाद फिर 15 साल पहले, मतलब आज की डेट में। तो आपको एक बार ऐसे आप फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो और एक बार आप प्रेजेंट में आ रहे हो, एक बार फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो, एक बार प्रेजेंट में आ रहे हो। तो 15 साल बाद जो आपको पैसा मिलेगा उसका आज का वैल्यू कैलकुलेट करना आपको सीखना है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। ओके, चलो एक एग्जांपल यहां पर देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल आपने एक जमीन खरीदा, उसका दाम है 15 लाख का। आज आपने जमीन को 15 इयर्स उसको होल्ड करके रखा एंड 15 इयर्स लेटर उस जमीन का वैल्यू हो रहा है, नहीं 15 लाख नहीं, सॉरी 1.5 करोड़, आई एम सॉरी, कितना हो रहा है 1.5 करोड़ ना, 60 है, यस 1.5 करोड़। 15 इयर्स लेटर उसी लैंड का वैल्यू हो रहा है 7.5 करोड़। दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? मैंने हाईलाइट किया, बोलिएगा एक बार मुझे, है ना? यस सर। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये जो लैंड है, ये लैंड आपने आज परचेज किया 1.5 करोड़ में और आपको आइडिया लग रहा है कि 15 इयर्स लेटर मेरा ये जमीन मैं 7.5 करोड़ रेट में सेल कर पाऊंगा ऑन द फेस ऑफ इट एंड दिस लुक्स ग्रेट। अच्छा लग रहा है ना सुन के? आफ्टर ऑल यू हैव मेड ए 5 टाइम्स रिटर्न ऑन दिस। But there is an important question you need to ask yourself from now in today's terms. What if in 15 years from today, rupees 7.5 crore is less valuable than 1.5 crore? अगर 15 साल बाद 7.5 करोड़ की वैल्यू 1.5 करोड़ से कम हो जाए तो? सर ये हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, हो सकता है सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपको जो 5 गुना ज्यादा लग रहा है, ध्यान से सुनिए बात को, आपको जो 5 गुना ज्यादा लग रहा है ना, 15 साल बाद आपको 5 गुना ज्यादा लग रहा है, यू फील दैट इट्स 5 टाइम्स, बट मे बी आप थोड़ा घाटे में भी हो सकते हो, मतलब थोड़ा लॉस में भी हो सकते हो कि वैल्यूएशन ठीक नहीं मैच कर रहा है। टू फाइंड द आंसर टू दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। इसके लिए हमें कुछ चीजें समझना पड़ेगा। व्हाट इज माई रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टुडे? समझिएगा बात को, व्हाट इज माई रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टुडे? गिवन द रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, what is the amount that needs to be invested today? रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर बेस करके आज हमें कितना इन्वेस्ट करना है such that it grows to rupees 7.5 crore in 15 years. Point to be noted. Okay, point to be noted. आपको कुछ ऐसा जगह चूज करना है जहां पर आपका पैसा बिना रिस्क का ग्रो करे। रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टुडे, बिना रिस्क का। और आपको क्या करना है, गिवन द रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज द अमाउंट द नीड्स टू बी इन्वेस्टेड, मतलब जिसमें रिस्क ना हो, ऐसा जगह जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, जैसे कि बैंक एफडी वगैरह, ठीक है, जहां पर पैसा मतलब रिस्क में नहीं आता, आपको एक स्टैंडर्ड रेट में इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ऐसे जगह में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूं, वैसा रेट आपको चूज करना चाहिए और 7.5 करोड़ 15 साल बाद आपको मिलेगा, तो आज आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? क्या आपको कहानी क्लियर हुआ?
स्टोरी समझ में आ रहा है यस कि सर। नहीं? सुमित, शौकत बाबू, स्टोरी क्लियर हो रहा है ना? হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ। শৌকত বাবু ক্লিয়ার হয়েছে? বলুন। বাবু আওয়াজ পাচ্ছি না। ওকে, আমি প্রসিড করছি। The answer to the second question is, in fact, today's equivalent of rupees 7.5 crore that you would receive in 15 years. So let us figure this out. We are talking about 15 years time horizon here. The opportunity cost is the equivalent of what else can be done with the funds available if we choose not to invest this money in the real estate deal. ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे ये रियल एस्टेट डील में नहीं जाना चाहिए तो मेरा ये पैसा को मैं कहाँ डालूंगा? The opportunity cost can be found out by figuring out the risk free rate in the economy and adding risk premium over and above the risk free rate. मतलब ये रिस्क फ्री रेट और रिस्क प्रीमियम ऐड करना चाहिए। नाउ आपको थोड़ा मन में चल रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है और ये रिस्क फ्री रेट क्या है। मैं आपको इन सिंपल बताऊं, ये रिस्क फ्री रेट और कुछ नहीं, कुछ ऐसा एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहां पर आपको मतलब बिना रिस्क का रिटर्न मिलता है। जैसे कि मैं आपको बोला ना, बैंक एफडी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, ऐसे एरिया। आप चाहो तो गूगल में जाके, जैसे सुमित मेरे को एक दिन बोल रहा था, दादा थोड़ा सा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह के बारे में ना थोड़ा आइडिया जरूर दीजिएगा। सुमित मुझे एक बार बोला था तो, है ना? किरे ऐसे आरबीआई ने, হ্যাঁ आरबीआई एक न्यू प्लेटफॉर्म बना रहा है, ठीक जिस तरह হ্যাঁ से हम আমি लोग। লগ ইন করেছি, अच्छा। বুঝলে তো। এ हम्म। প্রচন্ড ঝামেলা আছে। ঝামেলা বলতে কি, তুমি এখানে অ্যাকাউন্ট খুলবে তো এবার আরবিআই থেকে ডাইরেক্ট এখানে তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা পাঠাবে। এবার हम्म। আরবিআই এর কল সেন্টারে লোক বসে আছে, সেখান থেকে ভিডিও কনফারেন্সে এটা ভেরিফাই করবে। তোমার প্যান हम्म। কার্ড দেখবে, আধার কার্ড দেখবে, দেখার পরে তোমার ফেস দেখবে, দেখার পর তোমাকে বলবে যে ঠিক আছে তোমার সবকিছু ভেরিফাই হয়ে গেছে। এবার তোমার মেল আইডিতে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড পাঠাবে। আমাকেও পাঠিয়েছে, আমি পোর্টালটা খুলেছি, দারুণ পোর্টাল। কিন্তু মানে আমি যখন খুলেছি তখন কোনো বন্ড ছিল না, তারপরে আর अच्छा, আমি খুলে দেখিনি। अभी धीरे धीरे वो लोग इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। जैसे हम लोग शेयर परचेस करते हैं, ऐसा हम लोग ऑनलाइन में बॉन्ड भी परचेस कर पाएंगे। एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया आरबीआई ने, ठीक है, मतलब आम आदमी के लिए बड़ा इजी हो गया, ठीक है, डायरेक्ट बॉन्ड परचेस। पहले क्या होता था आपको? আরবিআই থেকে পুরো ক্রেডিটটা যায় দাদা আমার ইন্ডিয়ান ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে, মানে ऑब्वियसली, মিনিস্ট্রিতে, हाँ, মানে मिनिस्ट्री হচ্ছে ऑफ নির্মল। फाइनेंस ने, हाँ, হ্যাঁ निर्मला হ্যাঁ, सीतारमन, हाँ, মানে নির্মলা সীতারামন। तो वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजन। अभी देखना है कि किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करता है कि बॉन्ड सर परचेस बॉन्ड फ्रॉम अभी दी। फिजिकल फॉर्म में मिलता है? नहीं, बॉन्ड बेसिकली फिजिकल फॉर्म में भी मिल जाता है और साथ में म्यूचुअल फंड के थ्रू से मिल जाता है ज्यादातर केस में, ठीक है। वो म्यूचुअल फंड, बॉन्ड बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसके थ्रू से भी लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करेंटली चल रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे इसको ऑनलाइन में केसेस में लेके आ जाएगा। जैसे हम लोग ऑनलाइन में शेयर बाई सेल करते हैं, उसी तरह से ये भी काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, जैसे अभी 8% सेविंग्स बॉन्ड 2003 का एक बॉन्ड है, तो जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे कि अगर कोई बॉन्ड 8% देता है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली वहां पर अपना पैसा पार्क करोगे, है ना। तो जो पैसा आपका रिस्क फ्री है, आप बात समझ रहे हो ना, 6% भी हो सकता है, 7.5% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, जो आप मार्केट में ऑन दैट टाइम आपको अवेलेबल मिलेगा, दैट इज योर रिस्क फ्री रेट। और रिस्क प्रीमियम क्या है? रिस्क प्रीमियम बहुत सारा रीजन में हो सकता है। 15 साल में मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इन्फ्लेशन में कुछ भी हो सकता है ना। 15 साल मतलब 3 टर्म का गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें कोरोना का सिचुएशन आ सकता है, वार हो सकता है। रिस्क प्रीमियम वेराइटीज रीजन में होता है, इसका बहुत सारा रीजन है, बट इन सिंपल वे में आप थोड़ा सा ना इन्फ्लेशन को ही समझ के चल सकते हो। तो इन्फ्लेशन अगर 7%, 7.5% भी रहे, तो अगर आपको रिस्क फ्री रेट अगर आपको 7.5% मिल जाता है, से फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इसको 7.5% अगर मानो, आपको बात समझ में आ रहा है ना। से फॉर एग्जाम्पल रिस्क फ्री रेट कितना मैंने लिया? 7.5, ठीक है, रिस्क फ्री 7.5, इसके साथ ऐड कर दो 1.5 रिस्क प्रीमियम। तो आप ऐसे जगह में अपना पैसा जरूर इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट में ना डाल के, जहां पर आपको कम से कम 9% मिले, ठीक है। और आप देखो कि 15 साल में आपका पैसा कहां पहुंचता है। या फिर आप ऐसे देखो कि जो पैसा आपको 7.5 करोड़ के नाम पे 7.5 करोड़ के नाम पे 15 ईयर्स लेटर मिल रहा है 9% रेट में, टुडे हाउ मच यू नीड टू इन्वेस्ट, टुडेज इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए 9% रेट में 15 साल में, ठीक है। अब इसके लिए ना बहुत सारा चीजें आपको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है, आज तो और मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है।
बिकॉज इतना डिटेल्स और जाना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर आप लोग बोलोगे और मेरा भी देरी हो जाएगा थोड़ा। तो इसे एक काम करते हैं सर, ये रिस्क फ्री रेट एंड रिस्क प्रीमियम जिसके बेसिस में मार्केट में इंटरेस्ट घूमता फिरता है, ठीक है, ये क्या है ये मैं नेक्स्ट वीक थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा। सोवरेन बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में भी बात करूंगा। यहाँ पर एक लिस्ट भी है कि आरबीआई जिस तरह से बॉन्ड निकलते हैं उसका क्या रेट चलता है मोटा मोटी, ठीक है, वहां से कुछ रेट भी लूंगा। और फिर आपको मैं बताऊंगा जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में भी बॉन्ड का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड फिर आपको मैं समझाऊंगा ये प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू की कॉन्सेप्ट, और तब जाके पर्सनल फाइनेंस का ये जो एरिया है आपको बहुत हेल्प करेगा, जो नेक्स्ट वीक का चर्चा रहेगा हम लोगों का, ठीक है। इसमें आपको मैं रियल एग्जांपल के थ्रू से प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू दोनों समझाऊंगा, और तब जाके आप डिसीजन ले पाओगे कि एग्जैक्टली आप किस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन चूज कर सकते हो, फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट, फ्रॉम ऑल एंगल, ठीक है। और ये डार्टी पावर का फॉर्मूला का डिटेल्स मुझे याद है सैकत बाबू, मैं आपको नेक्स्ट दिन जब क्लास स्टार्ट करूंगा तब डार्टी पावर का फॉर्मूला लिखा के बाकी चीज सिखाऊंगा, ठीक है। ओके, समझ में आया? आज Yes, का sir. प्रीवियस वीक का वीडियो सर सेंड कर दीजिएगा। ओके, मैं प्रीवियस वीक का वीडियो सेंड कर देता हूँ, ठीक है। ওকে, আর সৈকত বাবু আরেকটা কথা, হ্যাঁ মানে কথাটা হচ্ছে আর কিছুই না, জাস্ট বলে রাখছি আপনাকে, মানে একটু ফ্লেক্সিবিলিটি দরকার আমাদের সবারই, বিকজ উইকেন্ড ছাড়া তো টাইম দিতে পারি না। তো ফলে আমি চেষ্টা করি কি শনিবারের ক্লাসটা অ্যাটলিস্ট শনিবারই নিই, কিন্তু যদি কোনো কারণে ধরুন নিউ